वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अंजू मौर्य और आज हम लोग बड़ा सुबह सुबह वीडियो शूट करने वाले हैं। सुबह सुबह पढ़ने जा रहे हैं। मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक है, कल से इम्प्रूव हो चुकी है और हमने एलटी के स्टूडेंट को भी कुछ दिन के लिए रोक दिया है जब तक जेआईसी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो अब हम लोग एक स्पीड में हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे फिर से, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इसमें हम एलटी को भी पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप लोगों को कैसे मैनेज करेंगे। तो कल वाले लेक्चर में, कल वाले लाइव क्लास में मैंने एलटी वाले स्टूडेंट को थोड़े दिन के लिए रोक दिया है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तबीयत अभी मेरी खूब प्रॉपर नहीं हुई है, लेकिन कल से बेटर है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छा मिले। ठीक है, तो चलिए आज वाले लेक्चर में बहुत मज़ेदार चीज़ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है ना। प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारी बॉडी की खुद की स्वयं रक्षा करने की जो शक्ति होती है उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी। और इस लेक्चर में मैं आपको बता दूं, हालांकि ये लेक्चर लंबा होने वाला है, मैं हर एक चीज़ बताऊंगी, लेकिन आपको फोकस बस उस चीज़ पे करना है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो अभी के लिए, जो एक क्विक रिवीजन के लिए, क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को जो जिसे मैं कहूँगी इसे अंडरलाइन कर लीजिए, आप वो चीज़ बस कर लीजिएगा। और पढ़ाने के लिए हम लोगों के पास काफ़ी समय है, हम लोग आगे कभी मिलेंगे तो हम लोग पढ़ते पढ़ाते रहेंगे, डिटेल में बताएंगे, लेकिन इसे मैं इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊँगी। आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, आप आराम से इसको पढ़िए, ठीक है। और जितने अगर आप एक कहानी की तरह, मतलब आपने अपना नोट अपने पास में रखा हुआ है, पेन कॉपी अपने पास में रखा हुआ है, ठीक है, एक कहानी की तरह इसको पढ़ते चले जाइए, चीज़ों से रूबरू होते चले जाइए कि कौन सा टर्म किसके लिए बना हुआ है, इस टर्म का क्या मतलब है। और जहाँ से क्वेश्चन आना होगा, मैं 100% कह रही हूँ कि अगर मैंने अंडरलाइन करवा दिया कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो समझ लीजिए कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो उसी पॉइंट से, उसी चीज़ से, उसी पोर्शन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इम्यूनिटी क्या है। मतलब इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डिस्ट्रॉय और फाइट अगेंस्ट डिजीज़ और फॉरेन पार्टिकल। मतलब हमारी बॉडी की वो क्षमता जिससे हम फॉरेन पार्टिकल, अब फॉरेन पार्टिकल यहाँ एक टर्म आएगा, उसका मतलब जो एजेंट फॉरेन है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग फॉरेन पार्टिकल कहते हैं। चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई डस्ट पार्टिकल हो, कोई पॉलन ग्रेन हो जो हमारी बॉडी में आता है, जो हमारी बॉडी के लिए नया होता है, उसको हम फॉरेन पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डिस्ट्रॉय और फाइट अगेंस्ट डिजीज और फॉरेन पार्टिकल। अब देखिए इम्यूनिटी ना दो तरीके का होता है, एक इनेट और एक एक्वायर्ड, ठीक, या कंडीशनल या अडाप्टिव या स्पेसिफिक, ठीक है। सारे नाम आपको याद रखना है, इनेट, इनबॉर्न या इनहेरिटेड या नॉन स्पेसिफिक। अब इस बात को आप याद रखिएगा, इनेट का मतलब ऐसी इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की वो क्षमता, हमारी बॉडी की वो इम्यूनिटी जो सिंस बर्थ प्रेजेंट है, जन्म से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उसको हम लोग इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। और सिंस बर्थ का मतलब ये होता है इनेट, मतलब इनेट का मतलब सिंस बर्थ, इनबॉर्न मतलब सिंस बर्थ, इनहेरिटेड भाई सिंस बर्थ हमारे अंदर वही प्रेजेंट हो सकता है जो इनहेरिटेंस हुआ होगा, जो फादर मदर से आया होगा। और नॉन स्पेसिफिक का मतलब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, इनेट स्पेसिफिक है कि नॉन। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये किसी एक डिजीज़ के लिए नहीं होता है कि हाँ पर्टिकुलर कोई एक डिजीज़ हुआ उसी के लिए ये इम्यूनिटी हो, नहीं, ये लॉट्स ऑफ डिजीज़ के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। मतलब जैसे हमें बुखार से बचाता है, हमें सर्दी खांसी से बचाता है, हमें एटमॉस्फेयर में चेंज जो हो रहा है, मौसम बदल रहा है, उन सब चीज़ों से बचाता है। तो ये नॉन स्पेसिफिक है। दिस इज इफेक्टिव अगेंस्ट अ लॉट्स ऑफ डिसऑर्डर, अ लॉट्स ऑफ डिजीजेस, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे ये नॉन स्पेसिफिक है। लेकिन अगर कोई इम्यूनिटी हम अपनी लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर करते हैं, लाइफ टाइम के दौरान, जैसे सपोज करो कि किसी को स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है, किसी को चिकन पॉक्स हो गया, तो अब उसके अंदर पहले तो उसके वायरस जाएंगे, पहले तो वो बीमार होगा, लेकिन उसके बाद उसके अंदर उसके
एंटीबॉडीज़ भी बनना शुरू हो जाएंगे। और जब उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गए तो वो अब उस वायरस के लिए काफ़ी हद तक रेजिस्टेंट हो चुका है। और अगर दोबारा से वो वायरस उनकी बॉडी में एंटर करता है तो हो सकता है कि वो डिजीज़ ना कॉज कर पाए, क्योंकि पहले से एंटीबॉडी बनी है। या तो अगर डिजीज़ कॉज भी होता है तो वो जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, दो केस हो सकता है। तो ये इम्यूनिटी हमने जन्म से नहीं हमारे अंदर है, हमारे अंदर लाइफ के किसी स्टेज में आई। तो इस तरीके की इम्यूनिटी एक्वायर्ड कहलाती है, एडाप्टिव या कंडीशनल कहलाती है, और ये स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का मतलब किसी पर्टिकुलर डिजीज के ही अगेंस्ट ये प्रतिरक्षा तंत्र हमारी बॉडी में डेवलप होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और इसका डिफिनीशन वगैरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख लेते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि इम्यूनिटी को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इम्यूनिटी को हम लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ पे देखिए, 3 पार्ट में। एक फर्स्ट लाइन डिफेंस, इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड लाइन डिफेंस और एक हो गया थर्ड लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकेंड लाइन डिफेंस और थर्ड लाइन डिफेंस। अब इसका मतलब क्या है, आप याद रखना, फर्स्ट लाइन डिफेंस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया आया, कोई भी वायरस आया, ठीक है, तो सबसे पहले हमारी बॉडी उसको कैसे प्रोटेक्ट करती है? स्किन, बात को ध्यान समझिए, हमारी स्किन सबसे पहले प्रोटेक्ट करती है, हमारी जो त्वचा होती है उसको रोकने की कोशिश करती है। इसके अलावा मान लीजिए हाथ पे आ, त्वचा रोकेगी, स्किन रोकेगी, नाक के नेजल हेयर्स रोकेंगे, सलाइवा, माउथ का सलाइवा रोकेगा उसको, लार में भी एंजाइम पाया जाता है, आँख में टीयर्स में भी एक एंजाइम लाइसोजाइम पाया जाता है, वो रोकेगा। वजाइनल सिक्रीशन, ठीक है, वजाइनल सिक्रीशंस जो होते हैं एसिडिक होते हैं, वो रोकेंगे। तो मतलब बॉडी के आउटर पार्ट में जो सुपरफिशियल का मतलब एकदम ऊपर पार्ट पे जो पहला हमारा इम्यून सिस्टम है वो फर्स्ट लाइन डिफेंस क्रिएट करता है। पहली बार जैसे मान लीजिए राजा महाराजा अंदर बैठे हुए हैं, किसी ने आक्रमण कर दिया, या फिर वो छुप के बैठे हो, या किसी के घर में कोई छुप के बैठा हुआ है और कोई उनको पकड़ने के लिए आ रहा है, तो उनके गेट पे पहले कोई होगा, उनके गेट पे उनके जो भी है गार्ड वगैरह लगे रहेंगे, फिर गेट से अंदर आने के बाद 2 गार्ड लगे हुए हैं, फिर गेट के एकदम उनके आसपास भी कई गार्ड लगे हैं। तो ऐसे ही है फर्स्ट लाइन डिफेंस का मतलब, जो बॉडी के सबसे बाहरी परत पे है, बाहरी सरफेस पे है, उसको हम फर्स्ट लाइन डिफेंस कहते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है जरा देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। स्किन आता है, सीलिया, म्यूकस मेम्ब्रेन आ गया, नेजल हेयर आ गया, सलाइवा आ गया, सीबम, जो सीबम यहाँ पे होता है जो पसीने वगैरह निकलते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम है, गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, वैसे गैस्ट्रिक जूस तो हमारे ख्याल से नहीं आना चाहिए, और वजाइनल सिक्रीशन है, ठीक है, वजाइनल सिक्रीशन है। ये सब हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस बनाता है। ठीक, अब हम आते हैं सेकेंड लाइन डिफेंस में। सेकेंड लाइन डिफेंस में क्या हुआ, अब सपोज करिए कि ये सब इसको रोक नहीं पाए, जो शत्रु या जो बैक्टीरिया आपके अंदर घुसना चाह रहा था वो घुस चुका है हमारी बॉडी में, ये सब उसको रोक नहीं पाए। ऐसा होता है ना कि ये सब रोकने की कोशिश तो की है लेकिन रोक नहीं पाए। अब उसको कौन रोकेगा, अब उससे कौन लड़ेगा? जो दूसरे नंबर पे होगा। दूसरे नंबर पे फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, फीवर होता है, इन्फ्लामेशन होता है, एनके सेल, नेचुरल किलर सेल, इंटरफेरॉन्स होता है, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, सब इंपॉर्टेंट है, मैं सबको आपको बताऊंगी। अब जरा ध्यान से समझिएगा। आप कहोगे फीवर होता है, अरे फीवर कैसे होता है, समझाती हूँ मैं आपको। फैगोसाइटिक सेल, मान लीजिए ये वायरस हमारी बॉडी में आ गया, तो अब जो हमारी WBCs होती हैं, WBCs, जैसे सपोज करिए कि ये टिश्यू है हमारा, ये टिश्यू है, यहाँ पे ये बैक्टीरिया और वायरस अंदर आ चुका है, और यहाँ पे क्या है, हमारी ब्लड वेसल है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना है इस बात को। ये हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में प्रेजेंट है WBC, और ये WBC धीरे धीरे ब्लड वेसल से बाहर निकलना शुरू, उनको सिग्नल मिल गया कि हमारे अंदर हमारा शत्रु एंटर कर गया है, तो ये WBC इस कैपिलरी से बाहर निकलना शुरू कर देंगी। और जब मतलब WBC में क्या आता है भाई, न्यूट्रोफिल आता है, मोनोसाइट्स आते हैं, ये सब आते हैं, और इससे जब बाहर निकलना शुरू करेंगे, आएंगे, इनको घेर लेंगे और घेर के इनको मारना शुरू कर देंगे। और इनको देखिए, हमने कहा था कि ये फैगोसाइटिक है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइटिक कैसे होते हैं? फैगोसाइटिक होते हैं, भक्षण कोशिकाओं का काम करते हैं, उसको खा जाएंगे। और एक बात और भी याद रखना कि WBC क्या होते हैं, ऐसे WBC मतलब WBC का कैपिलरी से बाहर आना डाईपेडेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? डाईपेडेसिस।
तो आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको दिया रहेगा स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBCs, या हम कह सकते स्क्वीजिंग ऑफ WBCs फ्रॉम आउट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाईपिडेसिस कहते हैं। कैपिलरीज से WBCs का बाहर निकलना डाईपिडेसिस कहलाता है। तो इसमें फैगोसाइटिक। अब दूसरा आता है फीवर। देखिए फीवर क्या है, सब मैं अभी बता दे रही हूँ क्योंकि ये चीज़ हो सकता है आप लोगों ने कभी अच्छे से नहीं पढ़ा हो, लेकिन ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फीवर क्या होता है, जैसे आप कहीं जा रहे हो, जंगल में जा रहे हो, या आपने कभी दिन भर बहुत भाग दौड़ करी है, ठीक है, तो आपको लगता है कि हमें शाम तक हमें फीवर आ चुका है, हम सो रहे हो तो ठंड लग रही है, तो उस वक्त क्या होता है कि आप बीमार सा महसूस करते हो, लेकिन दैट इज़ द प्रोटेक्टिव डिवाइस ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी आपको बचा रही है। क्यों? क्योंकि दिन भर जो आपने काम किया है, कहीं गए हो, उस वक्त आप बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आए हो, बैक्टीरिया आपके अंदर आया होगा, वायरस आपके अंदर आया होगा। अब वो फॉरेन पार्टिकल हो गया हमारी बॉडी के लिए। आपकी बॉडी सोचेगी कि इनको कैसे मारना है, तो एक ऑटोमेटिक सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। टेम्परेचर का मतलब हाइपोथैलेमस के पास टेम्परेचर सेंटर होता है, वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगा, कहेगा लो अब मरो तुम लोग, ठीक है। तो वहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अचानक से आप रात में सोते हो, आपको फीवर आता है, सुबह आप सही हो जाते हो या दिन में सही हो जाते हो। तो फीवर क्या है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना, और वो एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। ये सेकेंड लाइन डिफेंस में आता है। इन्फ्लामेशन भी अभी हम डिस्कस करेंगे। इंटरफेरॉन क्या होता है मैं ये भी आपको बता दूं। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा रुकिए, मैं ऐसे कर दे रही हूं, ठीक है। इसको समझिए, जो मैं बताने की कोशिश करी उसको समझिएगा। एक बार मैं देख लीजिए इन्फ्लामेशन क्या है, एक बार ध्यान से देख लीजिए इन्फ्लामेशन क्या है। इन्फ्लामेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय 4 थिंग्स। पहला, 4 चीज क्या होता है, 4 चीज होती है इन्फ्लामेशन में। पहली स्वेलिंग, ठीक है, स्वेलिंग, टेम्परेचर, ठीक है, पेन और रेडनेस। जिस भी पार्ट में इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पे ये 4 चीज़ होती हैं। ऐसे ही सवाल पूछा जाता है कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, उसमें कौन से 4 फैक्टर हैं, तो आप कहोगे रेडनेस, पेन, टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब हीट और स्वेलिंग। जैसे देखिए हमारे हीट का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, रेडनेस को रूबर, ठीक है, रूबर केलर, हीट मतलब हीट का मतलब केलर होगा, स्वेलिंग मतलब पेन, हाँ, हीट का मतलब केलर, पेन का मतलब डोलर, और स्वेलिंग का मतलब ट्यूमर, हाँ ट्यूमर। ये 4 चीज़ इसको हम कह सकते हैं, ट्यूमर, केलर, डोलर, रूबर, मतलब स्वेलिंग, हीट, पेन, रेडनेस। स्वेलिंग, हीट, पेन, रेडनेस मतलब जिस भी पार्ट में इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ पे ये 4 चीज़ें होती, 4 चीज़ें होती है। मतलब हमारी बॉडी का ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। जैसे क्या हुआ, जैसे हमने अभी आपको बताया कि अभी जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर के अंदर आ गया तो WBC गए, तो WBC जब वहाँ से निकलेंगे ना, तो मेरी बात को सुनना है, जब निकलेंगे वहाँ पे जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को घेर लेंगे, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। मतलब क्या होगा, वहाँ पे ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और उसके बाद ये सब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मारने का डिवाइस है। टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, हीट मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, पेन होता है हमें, और रेडनेस वहाँ पे क्योंकि WBCs बाहर आ जाती हैं तो थोड़ा सा परमिएबिलिटी ब्लड सेल्स की बढ़ जाती है, तो रेडनेस भी क्रिएट होता है। तो इन्फ्लामेशन इज ऑल्सो अ प्रोटेक्टिव डिवाइस। इन्फ्लामेशन कैरेक्टराइज्ड बाय 4 थिंग्स, स्वेलिंग, हीट, पेन, रेडनेस। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो इन्फ्लामेशन की कहानी होगी। अब जरा देखिए इंटरफेरॉन देख लेते हैं। इंटरफेरॉन क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंटरफेरॉन्स को हम लोग कहते हैं ये एंटीवायरल प्रोटीन है। क्या है, एंटीवायरल प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझिए, जितना मैं बताऊंगी वो एकदम वैसे ही पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। इंटरफेरॉन क्या है, एक एंटीवायरल प्रोटीन है। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या है। देखिए कभी क्या होता है, मान लीजिए हमारी ये सेल्स हैं, ठीक है,
सेल्स हैं, मतलब इस तरीके से हमारी सेल्स लगी हुई हैं, ये एक सेल, ये एक सेल, ऐसे ऐसे सेल्स एक दूसरे ग्रुप में पाई जाती हैं टिश्यू। कभी क्या हुआ कि इस वाली सेल में वायरस का इन्फेक्शन हो गया, क्या हो गया, वायरस इन्फेक्ट, तो वायरस किसी एक सेल को पहले इन्फेक्ट करेगा ना, वायरस इन्फेक्शन हो गया। और अब आपको ध्यान से समझना, आप यहीं पे गलती करते हो, यहीं पे गलती करते हो, आप एकदम अटेंटिव होके बैठ जाइए। अब जो वायरल इन्फेक्टेड सेल है ना, जो वायरल इन्फेक्टेड सेल है वही रिलीज करता है इंटरफेरॉन, क्या रिलीज करता है, इंटरफेरॉन्स। और ये इंटरफेरॉन क्या करता है, अगली वाली सेल में इस वायरस का इन्फेक्शन ना हो इसको रोकता है। तो वायरस के इन्फेक्शन को, अगली सेल को, नेबरिंग सेल को वायरस के इन्फेक्शन से बचाता है। कितनी अच्छी बात है भाई, एंटीवायरल प्रोटीन इसीलिए इसको कहते हैं। और कहाँ से रिलीज होता है, पहली चीज रिलीज फ्रॉम बताइए, वायरस इन्फेक्टेड सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल से ही रिलीज होता है और अगली सेल को ये वायरस के इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये भी तो हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम ही है ना। अब चलिए देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करिए इसको। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है इंटरफेयर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अगर कभी पूछ दिया तो ग्रुप ऑफ 30 सीरम प्रोटीन, ग्रुप ऑफ 30 सीरम प्रोटीन, 30 सीरम प्रोटीन का ग्रुप होता है ये। और अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये आपस में ऐसे, जैसे एक एक्टिवेट हुआ दूसरे को एक्टिवेट, दूसरा एक्टिवेट हुआ तीसरे को, तीसरा एक्टिवेट हुआ चौथे को, चौथा एक्टिवेट हुआ पांचवें को, मतलब एक चेन कैस्केड मैनर में एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। और ये करता क्या है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह आते हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट कर देता है, पोर मतलब छेद कर देता है, और छेद करके उनको मार देता है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में आप ये समझना, ये ग्रुप ऑफ 30 सीरम प्रोटीन है। और एक है एनके सेल। एनके सेल का मतलब होता है ये नेचुरल किलर सेल, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल। और इसका मतलब ये है, नेचुरल किलर सेल का मतलब ये होता है, ये एक टाइप का लिम्फोसाइट होता है, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, लिख लीजिएगा, लिम्फोसाइट का ही एक टाइप होता है। ये भी क्या करता है, नेचुरली जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में पोर क्रिएट कर देता है या उनको मार देता है, उनका लाइसिस करवा देता है, ठीक है, लाइसिस मतलब तोड़ देता है। तो ये सब हमारी बॉडी के क्या है, इम्यून सिस्टम है या इम्यून सेल, और ये सेकेंड लाइन डिफेंस प्रोवाइड करता है। और ये सब हमारी बॉडी में सिंस बर्थ प्रेजेंट है भाई, सिंस बर्थ, ऐसा नहीं कि लाइफ में मतलब बच्चा था तो नहीं था, बाद में प्रेजेंट हुआ। तो अगर ये दोनों लाइन ऑफ डिफेंस सिंस बर्थ प्रेजेंट हैं तो ये इन्नेट इम्यूनिटी में ही आएंगे। तो हमारा जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो दोनों लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस और सेकेंड लाइन डिफेंस, दोनों लाइन डिफेंस प्रोवाइड करता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, फैगोसाइटिक सेल्स, फीवर, अच्छा एनी एजेंट विच raises the body temperature, अगर कोई भी ऐसा एजेंट हो जो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है, कॉल्ड एज पायरोजेन, इसको क्या कहते हैं भाई, पायरोजेन कहते हैं। और शायद एस्पिरिन ऐसी कोई दवाई होती है जो पायरोजेन के इफेक्ट को ख़त्म करती है। तो बस आप इतना है ना कि फीवर कॉज करने वाले एजेंट को पायरोजेन कहते हैं। एनी एजेंट विच रेजेस द बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड एज पायरोजेन, याद रखिएगा, ठीक। फिर मैंने आपको इन्फ्लामेशन बताया, वो 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। नेचुरल किलर सेल क्या है, इंटरफेरॉन क्या है, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से क्वेश्चन, इंटरफेरॉन से पूछा तो एंटीवायरल प्रोटीन है ये, और उस किससे रिलीज होती है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, किससे रिलीज होती है, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल से ही रिलीज होती है, और वो अगली सेल को वायरस के इन्फेक्शन से बचाती है, ठीक है। अच्छा काम है, परोपकार कहते हैं इसको, ठीक है। और अगर क्या है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पूछा तो आप कहोगे कि ये ग्रुप ऑफ 30 सीरम प्रोटीन है, ग्रुप ऑफ 30 सीरम प्रोटीन है, 30 सीरम। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया, सीरम क्या है भाई, सीरम क्या होता है, सीरम जानते हैं, ब्लड माइनस, या आप ऐसे कह लो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। अगर प्लाज्मा में से आपने क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया, ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तो इसको हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ओके। चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ना हमारी, वो थर्ड लाइन डिफेंस प्रोवाइड करता है। और थर्ड लाइन डिफेंस में दो चीज़ आता है, एक बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड। बी सेल्स और टी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बी सेल्स और टी सेल्स हमारे थर्ड लाइन डिफेंस में आते हैं। अब देखना ये कैसे रोल प्ले करते हैं थर्ड लाइन डिफेंस। और बी सेल हमें एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर, देखिए बी सेल बनाती है एंटीबॉडीज, याद रख लीजिएगा एंटीबॉडीज जो बनते हैं वो बी सेल से बनते हैं, ठीक। और टी सेल इसको स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी बनाने में। और टी सेल क्या करता है, टी सेल एक तरीके का केमिकल रिलीज करता है जिसको साइटोकाइनिन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोकाइनिन। तो बी सेल एंटीबॉडीज बना रहा है, टी सेल उसको स्टिमुलेट करता है, इसीलिए। और एंटीबॉडी कहाँ होते हैं, इन ब्लड, एंटीबॉडी ब्लड में होते हैं। इसलिए बी सेल जो इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करती है उसको हम कहते हैं ब्लड मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या कहते हैं, ब्लड मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक हो गया ब्लड मीडिएटेड इम्यूनिटी, ओके। या फिर इसी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी ब्लड से रिलेटेड है इसलिए कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने तरीके की होती है, तो आप एक कहेंगे टी सेल को सेलुलर इम्यूनिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलुलर इम्यूनिटी। तो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरीके की हो गई, एक हो गई ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एक हो गई सेलुलर इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मतलब जो ब्लड से वो इम्यूनिटी, क्योंकि बी सेल, याद रखिएगा बी सेल ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। और बी सेल में दो तरीके की सेल होती हैं, बी सेल में दो तरीके की सेल होती हैं, एक होती है मेमोरी सेल, ठीक है, और एक होती है प्लाज्मा सेल। और ये जो प्लाज्मा सेल है ना वही प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी, इतनी बात आप समझिएगा। प्लाज्मा सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। क्या क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो थर्ड लाइन डिफेंस में दो डिफेंस आता है, बी सेल और टी सेल, मतलब ह्यूमोरल और सेलुलर, ओके। इतनी बात समझिएगा। ये सब मैंने लिखा हुआ है इननेट इम्यूनिटी। अब देखिए हमने फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकेंड लाइन डिफेंस, थर्ड लाइन डिफेंस बता दिया। अब इननेट इम्यूनिटी में कई बैरियर होते हैं हमारी बॉडी में, कई बैरियर होते हैं, ठीक है। इननेट इम्यूनिटी जो सिंस बर्थ प्रेजेंट है, इननेट का मतलब क्या है, जो सिंस बर्थ प्रेजेंट है उसको हम लोग इननेट इम्यूनिटी कहेंगे। उसमें पहला बैरियर क्या होता है, देखिए फिजिकल बैरियर इंपॉर्टेंट है। फिजिकल बैरियर का मतलब है जैसे इसमें आ जाएगा स्किन आ जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाएगा, सेबेसियस ग्लैंड आ जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रिक एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। मतलब हमारी बॉडी में फिजिकल बैरियर क्या क्या है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो स्किन उसको रोकेगा, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन उसको रोकेगा, ये सब नेजल हेयर उसको रोकेंगे, ये सब फिजिकल बैरियर है। क्या है, फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। दूसरा आपसे पूछा जाता है फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल बैरियर पूछा जाता है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर में ये आ जाता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर में टीयर्स आंसू, सलाइवा, ये दोनों एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, लाइसोजाइम, ठीक है। कभी आप देखते हैं लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है, क्या कहते हैं इसको, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। कभी आपने देखा होगा किसी कुत्ते को काफ़ी ज़्यादा उसको कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं तो लोग कहते हैं अगर ये जीभ से चाट लेगा तो ये सही हो जाएगा। एक्चुअली कीड़े पड़ गए हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं, और अगर वो उसकी सलाइवा में लाइसोजाइम तो बहुत ज़्यादा होता है, अगर वो जीभ से चाट देता है तो सही हो जाता है। आप देखते हैं कि जो कैटल होते हैं, गाय भैंस होते हैं, अपने बछड़ों को जीभ निकाल के चाटते रहते हैं, उससे उनको फ़ायदा होता है क्योंकि उनको जो है उनके लार में सलाइवा में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है और वो एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल होता है, तो वो अपने बच्चों को साफ करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर में स्टमक एसिड भी आता है, मतलब गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जानते हैं, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस में भी क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है HCl, और HCl एसिडिक है, इसका pH बहुत कम है भाई, इसका pH 1.5 के आसपास, तो ये भी यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं करने पाते। बाइल जूस हो गया, बॉडी टेम्परेचर हो गया, pH, तो ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं, ये बात आप अच्छे से समझिए। सेलुलर बैरियर, सिंपल सी बात है, सेल्स जो होंगे हमारी बॉडी के, जो सेल्स होंगे वो सेलुलर बैरियर क्रिएट करेंगे। तो बताइए, देखिए अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे
तो आपको बहुत मज़ा आएगा, चीज़ें समझ में भी आ जाएगी। सेलुलर बैरियर का मतलब हमारी बॉडी की सेल्स, हमारी बॉडी की सेल्स जैसे मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स और एनके सेल्स। हमने एनके सेल बताया था एक लिम्फोसाइट का टाइप है, और ये वायरल इन्फेक्टेड सेल में या ट्यूमर सेल को परफोरेटेड कर देता है, मतलब उसमें पोर क्रिएट कर देता है। ठीक, तो ये नेचुरल किलर सेल भी हमारी बॉडी का एक सेलुलर बैरियर है। वो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आया तो उनकी बॉडी में क्या कर देता है, पोर क्रिएट कर देता है, तो उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट हम लोग जानते हैं WBC, ठीक है। इसमें न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये दो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? फैगोसाइटिक सेल होते हैं। मतलब जैसे ही आया कोई वायरस बैक्टीरिया, इनको पता चल गया, ये धीरे से WBC से बाहर आ गई, और इस प्रोसेस को डाइपिडेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइपिडेसिस कहते हैं। आके उनको घेर के, उनको मार के, खा पी के चले जाते हैं। ठीक, तो ये हमारी बॉडी का सेलुलर बैरियर है। ठीक है, लेकिन अभी एक टर्म आ गया मैक्रोफेज। मैक्रोफेज को कहते हैं लार्ज फैगोसाइटिक सेल। अब मैं आपको बता दूं मैक्रोफेज कैसे बनता है, ध्यान से समझना है इस बात को, ध्यान से। मैक्रोफेज कुछ नहीं है भाई, वो मोनोसाइट ही है। मोनोसाइट जानते हो ना, WBC की पार्ट होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट जब तक ब्लड में रहता है तब तक हम उसको मोनोसाइट कहते हैं, और जैसे ही वो ब्लड से निकला, ठीक है ना, उसको पता चला कि इस टिश्यू में, इस ब्रेन में, इस किडनी में, ठीक है ना, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, वो ब्लड से निकलेगा और लगभग ब्लड में 8 घंटे तक ब्लड से तैरते हुए टिश्यू में पहुंच जाएगा। 8 घंटे के बाद जब वो टिश्यू में पहुंचेगा ना, तो वो बड़ा बन चुका रहता है। ठीक है, मोनोसाइट अब बड़ा हो जाता है, उसी को हम मैक्रोफेज कहते हैं। तो मोनोसाइट आर नथिंग बट इट इज द एनलार्ज्ड मैक्रोफेज। ये क्या है? मैक्रोफेज इज नथिंग, इट इज द एनलार्ज्ड मोनोसाइट। मोनोसाइट ब्लड में जब तक रहता है उसको हम मोनोसाइट कहेंगे, और जैसे ही वो निकल के टिश्यू में पहुंच जाता है उसको हम मैक्रोफेज कहने लग जाते हैं। याद रखिए, ब्लड में मोनोसाइट, दोनों का काम क्या है? फैगोसाइटोसिस। अब याद रखिएगा, ये हो गया हमारा मैक्रोफेज फॉर्म बाय द मोनोसाइट। मोनोसाइट 8 आवर ट्रेवल किया मैक्रोफेज में, ये ब्लड में है और ये टिश्यू में। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं कुछ टिश्यू मोनोसाइट का नाम भी बता दे रही हूँ, जिसको हम ये मैक्रोफेजेस फिक्स हो सकते हैं या वांडरिंग हो सकते हैं। आपने नाम सुना है कफर सेल, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। एक कफर सेल्स एक मैक्रोफेज है लीवर का, क्योंकि ये पहले ब्लड में रहा होगा, लीवर में कोई देखा, वहाँ पे जाके फिक्स हो गया, कफर सेल्स हो गया। ठीक है, कफर सेल किसका मैक्रोफेज है? लीवर का। मीजेंजियल सेल, मीजेंजियल सेल किसका है? किडनी का। जेजी सेल और जेजी सेल और मैक्यूला डेंसा के बीच में प्रेजेंट होता है, मैक्यूला डेंसा के बीच में प्रेजेंट होता है। ये अभी आप किडनी वगैरह पढ़ोगे तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, माइक्रोग्लियल सेल ब्रेन में होता है। हिस्टियोसाइट कनेक्टिव टिश्यू में होता है, लिख लीजिएगा, पूरा नहीं लिखा है यहाँ पे, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में होता है। हेसेल्स कार्पसल्स थाइमस ग्लैंड का फैगोसाइटिक सेल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया फैगोसाइटिक सेल, तो डरना नहीं है, मैक्रोफेज या मोनोसाइट की बात कर रहा है वो, फैगोसाइटिक सेल पूछ रहा है तो हेसेल कार्पसल्स थाइमस ग्लैंड में पाया जाता है। ऑस्टियोक्लास्ट बोन का होता है। एल्वियोलर मैक्रोफेज लंग का क्या होता है? फैगोसाइटिक सेल या मैक्रोफेज होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कफर सेल्स कहाँ है, मेजेंजियल सेल कहाँ है, माइक्रोग्लियल कहाँ है, हिस्टियोसाइट क्या है, कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू के अंदर का फैगोसाइटिक सेल है, हेसेल्स कार्पसल थायराइड ग्लैंड का है। इंपॉर्टेंट एक ये, एक कफर सेल इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, इतनी चीज आपको समझ ली। ओके, तो ये कहानी है सेलुलर बैरियर। तो अभी तक हम लोग को फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और सेलुलर पढ़ लिए। अब हम केमिकल बैरियर पढ़ेंगे। आप देखिए, केमिकल बैरियर तो हम पहले ही कर चुके हैं। केमिकल बैरियर यहाँ देखिए, केमिकल ये सब लिखा हुआ है, जो कहानी मैंने आपको बता दिया है। इन्फेक्शन, ड्यूरिंग द इन्फेक्शन ल्यूकोसाइट मूव आउट वाया कैपिलरी, द प्रोसेस कॉल्ड एज डाइपिडेसिस। जब WBC कैपिलरी से बाहर आ जाता है उसको डाइपिडेसिस कहते हैं, कुछ नहीं। अब चौथा बैरियर होता है साइटोकाइन या केमिकल बैरियर। चौथा बैरियर जो हमारे इननेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है वो क्या है? साइटोकाइन या केमिकल बैरियर। इसको देख लें। देखिए, एक तो हमारा इंटरफेरॉन हो गया, इंटरफेरॉन आ जाता है इसमें, एक आ जाता है इंटरल्यूकाइन। बस आप याद रखिएगा, इंटरल्यूकाइन ल्यूकोसाइट से सिक्रीट करते हैं, और ये जो है ना एक तरीके का केमिकल है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरॉन एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन है, एंटीवायरल प्रोटीन है। अभी हमने बताया था एंटी वायरल
प्रोटीन है और कहाँ से रिलीज होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होता है और अगली सेल को वायरस के इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, एंटीवायरल प्रोटीन है। चेक द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस इन नेबरिंग सेल। ठीक, इन पड़ोसी कोशिकाओं में वायरस का इन्फेक्शन को ये रोकता है। कहाँ से रिलीज होता है, अभी ये क्वेश्चन आ गया तो गलती नहीं करेंगे आप। कहाँ से रिलीज होता है, वायरल इन्फेक्टेड सेल से ही रिलीज होता है, इसलिए हम इसको और अगली कोशिकाओं को वायरस के इन्फेक्शन से बचाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन कहते हैं। अब कभी कभी आपको इंटरफेरॉन के टाइप अगर पूछ दिया तो आपको डरना नहीं है। देखिए मैं इसलिए क्योंकि लिखा बहुत कुछ गया है, मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ। इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, इंटरफेरॉन गामा। अब ये देखिए एक्चुअली यहाँ पे देखिए, ये ल्यूकोसाइट से सिक्रीट होता है, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल से सिक्रीट होता है और ये लिम्फोसाइट से सिक्रीट होता है। आप लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। किससे, ये ल्यूकोसाइट से, ये फाइब्रोब्लास्ट से, ये लिम्फोसाइट से। तो टाइप 1 ल्यूकोसाइट से, सॉरी अल्फा ल्यूकोसाइट से, बीटा फाइब्रोब्लास्ट सेल से और गामा लिम्फोसाइट से सिक्रीट होता है। और यहाँ पे मैंने ये साथ देखिए, इन्फ्लामेशन के बारे में मैंने यहाँ पहले जो अभी बताया था कि स्वेलिंग, रेडनेस, हीट, पेन, ट्यूमर, रूबर, केलर, डोलर, ये बता दिया है मैंने आपको इन्फ्लामेशन के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यहाँ तक, इसमें आपको वही इन्फ्लामेशन कैसे होता है ये लिखा हुआ है। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। दिस इज द ग्रुप ऑफ 30 सीरम प्रोटीन। अभी बताया था 30 सीरम प्रोटीन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्नेट और एक्वायर्ड दोनों इम्यूनिटी का पार्ट होता है। सिंस बर्थ भी होता है ये और लाइफ टाइम के दौरान भी एक्वायर होता है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है, ये इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों का पार्ट होता है। और ग्रुप ऑफ 30 सीरम प्रोटीन, 30 सीरम प्रोटीन, और एक पहला दूसरे को एक्टिवेट किया, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट किया, तीसरा चौथे को एक्टिवेट किया, ऐसे करते करते ये एक दूसरे को एक्टिवेट करते रहते हैं और प्लाज्मा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये पोर क्रिएट कर देते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। अब आते हैं हम लोग एक्वायर। अब तो ये इन्नेट इम्यूनिटी में 4 बैरियर थे। बताइए कौन कौन से बैरियर, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल। फिजिकल में हमने कहा स्किन वगैरह जो है वो, फिजियोलॉजिकल में टेम्परेचर हो गया, सलाइवा हो गया, टीयर हो गया और गैस्ट्रिक जूस हो गया। ठीक है, ये सब हो गया। सेलुलर में हमने देखा एनके सेल है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, ये सब हो गया। ओके, और उसके बाद क्या है, और केमिकल बैरियर में इंटरफेरॉन्स हो गया, हमने ये देख लिया। ठीक, इंटरफेरॉन हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अगला देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। याद रखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग टाइप पहले इसका देख लें। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है भाई, देखिए ये लाइफ टाइम में एक्वायर होता है, लाइफ टाइम में एक्वायर होता है। अच्छा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का फंक्शनिंग कैसे है ये पूछा जाता है। तो क्या होता है, हमने अभी आपको बताया था कि जैसे ज़िंदगी के किसी स्टेज में हमें कोई रोग हो गया, जैसे ऐसा आप लोगों ने कभी सुना है कि किसी को अगर एक बार चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो उसे ज़िंदगी में नहीं होता दोबारा। इसका रीज़न ये है कि उसके वायरस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं और जितना स्ट्रॉन्ग वायरस होगा उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी में स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज़ बनेंगी और मेमोरी सेल्स उसको क्या बन जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी सेल। मेमोरी सेल की प्रिंसिपल पे ये बेस होता है। अब आप कहोगे कि मैडम क्या क्या पढ़ा रही हैं, ध्यान से सुनिए। हमें मान लीजिए क्या हो गया, हमें चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स लाइफ के किसी ड्यूरेशन में हो गया। अब क्या होगा, जब वो वायरस हमारी बॉडी में आता है तो उस वक्त तो हम बीमार हो जाते हैं और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, लेकिन वो एक फॉरेन पार्टिकल है और जैसे वो बॉडी के अंदर आया उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनना शुरू हो गया और एंटीबॉडी का फाइट जब उससे होना शुरू होता है तब वो वायरस धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। लेकिन पता है आपको, उसके जगह पे बी सेल, हमने कहा ना बी सेल एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक पार्ट है बी सेल डिफ्रेंशिएट होकर 2 तरीके की सेल बनाई थी। एक तो मेमोरी सेल बनाई थी, मेमोरी सेल, और दूसरा था प्लाज्मा सेल। ठीक है, बी सेल क्या बनाता है, मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल तो एंटीबॉडी बना देता है, लेकिन ये मेमोरी सेल पता है किस लिए रहती, भाई हम तुमको पहचान रहे हैं, तुम दोबारा आओगे ना तो तुम्हें तुरंत पहचान लिया जाएगा, हम तुरंत अपने प्लाज्मा को बता देंगे, वो तुरंत एंटीबॉडी बनाएगा और तुम किल हो जाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए जो प्राइमरी रिस्पॉन्स, मेरी बात ध्यान सुनना, जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस बेसिस पे वर्क करता है, मेमोरी सेल पे।
पहली बार हमारी बॉडी में, मेरी बात को ध्यान से समझना है, पहली बार हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो उसको सबसे पहले हम इंक्यूबेशन पीरियड जानते हैं। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आया और उसकी वजह से जो रोग होता है उसका सिम्टम आने के बीच तक का जो ड्यूरेशन होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, पहली बार कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आया तो हमारी बॉडी उसको पहले पहचानती है, फिर धीरे 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 वो हमें बीमार करता है और धीरे धीरे हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, फिर एक लंबा ड्यूरेशन लगता है हमें ठीक होने में। लेकिन उस टाइम मेमोरी सेल बन चुका है, उस टाइम मेमोरी सेल बन चुका है उसके अगेंस्ट, और जब वो दूसरी बार आएगा ना, पहली बार वाले को हम कहेंगे प्राइमरी रिस्पांस, और प्राइमरी रिस्पांस काफ़ी लंबा ड्यूरेशन लेता है ठीक होने में। लेकिन वही वायरस, वही बैक्टीरिया दूसरी बार हमारी बॉडी में आ जाए, दूसरी बार हमारी बॉडी में आ जाए तो तुरंत से रिस्पांस शुरू हो जाता है, क्योंकि ये मेमोरी सेल उसको पहचान लेती है और तुरंत से रिस्पांस, और रिस्पांस की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और वो जो पहली बार हो सकता है 10 दिन लगा हो सही होने में, दूसरी बार हम केवल 2 या 3 दिन में सही हो जाएंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रिस्पांस। क्या कहते हैं? सेकेंडरी रिस्पांस। ओके, तो प्राइमरी रिस्पांस क्या था? स्लो था। सेकेंडरी रिस्पांस क्या है? फास्ट है। और सेकेंडरी रिस्पांस को कहते हैं एनेमनेस्टिक रिस्पांस। एनेमनेस्टिक रिस्पांस ये दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। तो बताइए सेकेंडरी रिस्पांस को क्या कहते हैं? एनेमनेस्टिक रिस्पांस। और एनेमनेस्टिक रिस्पांस क्या होता है भाई? फास्ट होता है, इसकी इंटेंसिटी फास्ट होती है, ड्यूरेशन कम लगता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये हुआ हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमने कहा था 2 तरीके का होता है, बी सेल मीडिएटेड और टी सेल मीडिएटेड, ठीक है ना, बी और टी। बी क्या बनाता है? बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाता है और टी इसको स्टिमुलेट करता है। यहाँ तक तो हमें लग रहा है कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कुछ न कुछ, ठीक है ना। अब चलिए, कहाँ चला गया भाई ये? आगे चले, आगे चलें कैसे? हाँ, यहाँ देखिए, अब आगे हम लोग आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम देखते हैं, इतनी बात हमें समझ में आ गई, प्राइमरी रिस्पांस क्या है, सेकेंडरी रिस्पांस क्या है, और क्या मेमोरी सेल क्या है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब चलते हैं हम लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिम्फॉइड ऑर्गन। क्या है? लिम्फॉइड ऑर्गन। अब ये लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन लिख लीजिएगा आप कहीं, ठीक है, ऐसे ऑर्गन जहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की ओरिजिन होती है, मैच्योरेशन होता है और उसका एक्चुअल फाइट भी होता है एंटीजन से। एंटीजन समझ रहे हैं? एंटीजन का मतलब जो फॉरेन पार्टिकल है। तो देखिए, जहाँ पे बी और टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन होती है और बी और टी लिम्फोसाइट का एक्चुअल फाइट होता है एंटीजन से, उसको हम लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, लिम्फॉइड ऑर्गन 2 तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और एक क्या है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। यहाँ पे इसको समझिए, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को हम लोग सेंट्रल भी कहते हैं और सेकेंडरी को हम लोग पेरीफेरल भी कहते हैं। इसको ध्यान से देखिए, प्राइमरी का मतलब जहाँ पे बी और टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होता है और मेच्योर होता है, प्रोड्यूस और मेच्योर। और सेकेंडरी का मतलब है जहां पे बी और टी लिम्फोसाइट का एंटीजन से रिएक्शन होता है। अब जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, बच्चा पैदा हुआ घर में, उसकी ट्रेनिंग हुई, वो मेच्योर भी हुआ घर में, लेकिन अगर उसको क्या कह सकते हैं, सरहद पे जाना है और वहाँ पे फाइट करना है, तो उसकी एक्चुअल जो है ना, उसका एक्चुअल क्या होता है? फाइट कहाँ पे हुआ? अलग जगह पे हुआ। मतलब मैच्योर हो रहा है और पैदा हो रहा है। पैदा होना, मैच्योर होना। मैच्योर का मतलब उसकी ट्रेनिंग, ठीक है, और उसके बाद एक्चुअल फाइट दूसरी जगह हो रही है। तो आप जैसे समझिए, हम लोग पैदा होते हैं घर में, हमारी प्राइमरी नॉलेज, हमें शिक्षा वगैरह घर में दिया जाता है, मम्मी पापा हमारे हमको एजुकेट करते हैं। उसके बाद एक्चुअल फाइटिंग होती है। मान लीजिए हम डॉक्टर बन गए, हमारी फाइटिंग हॉस्पिटल में है, ठीक है ना। अब हमारे वो जो है वो सेकेंडरी लिम्फॉइड है, जहाँ पे एक्चुअल फाइटिंग होती है, और जहाँ पे प्रोडक्शन और मैच्योरेशन होता है वो प्राइमरी
प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। बस यही कहानी है बी और टी लिम्फोसाइट की। बी और टी लिम्फोसाइट में समझिए मेरी बात को, बी और टी लिम्फोसाइट देखिए, बी और टी लिम्फोसाइट जहाँ पे प्रोड्यूस होता है और जहाँ पे उसकी मतलब उसकी ओरिजिन और जहाँ पे वो मैच्योर हो रहा है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, और जहाँ पे उसका एक्चुअल फाइट होता है एंटीजन से वो सेकेंडरी लिम्फोइड होता है। तो प्राइमरी आपके एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है कि ओरिजिन एंड, देखिए ओरिजिन एंड ट्रेनिंग, ठीक। अब दिस प्रोवाइड द माइक्रो इन्वायरमेंट, लेकिन यहाँ पे इसको मैक्रो इन्वायरमेंट मिलता है भाई। आपको यहाँ पे बड़ा इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको यहाँ लड़ना है। यहाँ पे तो आप छुप भी गए थे मम्मी के आंचल में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको अब लड़ना है, मतलब लड़ना है, या तो जीतना है या तो जो भी है शहीद होना है, ठीक है, यही चीज़ है पूरी कहानी यही है। तो जहाँ पे ओरिजिन और ट्रेनिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, और जहाँ पे उसका एक्चुअल फाइट होता है एंटीजन से वहाँ पे हम उसको कहते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो ये इसको माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ये इसको मैक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। अब हम देख लेते हैं, देखिए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन दो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको एकदम फटाफट देखते रहिए। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन दो होता है, एक बोन मैरो, एक थाइमस, ठीक है, बोन मैरो और थाइमस। अब आप कहोगे कि देखिए बोन मैरो, जैसे जो बी सेल मैं बार बार कह रही हूँ, बी सेल और टी सेल जो मैं कह रही हूँ वो यहीं से आया है, बी फॉर बोन मैरो। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, बी फॉर सबसे पहले इसको हम बर्ड में देखे थे, इस बी सेल को सबसे पहले हमें बर्ड्स में देखा गया था, और बर्ड्स में एक लिम्फोइड ऑर्गन होता है बर्सा ऑफ फैब्रिकस। क्या है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस। अब देखिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको घुमा सकता है कि बी फॉर क्या होता है। बी फॉर सबसे पहले क्या था, बर्सा ऑफ फैब्रिकस था, बर्ड्स में इसको देखा गया था, वहां से ये बी लिया गया। हालांकि हम लोगों में भी ये बी बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। तो बी फॉर पहले बर्सा ऑफ फैब्रिकस था, किसके अंदर, बर्ड्स के अंदर, किसके अंदर, बर्ड्स। और टी फॉर क्या है, टी फॉर थाइमस है, टी फॉर थाइमस है, ये बात याद रखना, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस याद रखिएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई। अब जो आपको समझना है, ये दो है, बोन मैरो और थाइमस, दो है ना। अब आप समझिए, बोन मैरो में ओरिजिन ऑफ बी एंड टी सेल। अब ऐसा मत समझ लेना कि टी सेल थाइमस में ओरिजिनेट होता, नहीं 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 नहीं, जितने भी ब्लड सेल हैं बोन मैरो में ही ओरिजिनेट होते हैं। बी और टी दोनों की ओरिजिन होती है और बी का मैच्योरेशन होता है। फिर से देखिए, मैं इसको मिटा रही हूँ, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। बोन मैरो में क्या होता है, बोन मैरो में बी और टी दोनों की ओरिजिन होती है और बी सेल का मैच्योरेशन भी होता है, और थाइमस में टी सेल का मैच्योरेशन होता है। इंपॉर्टेंट है, थाइमस में केवल टी सेल का मैच्योरेशन होता है, इसीलिए थाइमस को कहते हैं ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी सेल, टी लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट का ये ट्रेनिंग सेंटर है, क्या है, ट्रेनिंग सेंटर या ट्रेनिंग स्कूल कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और एक सबसे फैक्ट वाली मैं बात बता दूं, याद रखिएगा, एक सबसे फैक्ट वाली बात ये है कि थाइमस ग्लैंड जन्म से बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। जब बच्चा पैदा होता है छोटी, और फिर ये लगभग 12 साल तक बढ़ता जाता है, और 12 साल तक ये बढ़ गया। उसके बाद 12 साल के बाद देखिए, 12 ईयर मैंने लिख दिया है, ये सिंस बर्थ लिख दिया, ये क्या लिख दिया मैंने, बर्थ। 12 साल के बाद ये फिर छोटा होता और फिर ये प्यूबर्टी तक जो है ना एकदम खत्म हो जाता है, मतलब 20 साल तक एकदम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो थाइमस ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो जन्म को तो छोटी होती है, फिर जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वो थाइमस ग्लैंड बढ़ती जाती है, और 12 साल तक तो ये मैक्सिमम साइज अटेन कर लेता है, और 12 साल के बाद ये खत्म भी हो जाता है धीरे धीरे। तो आप जरा समझिए, बच्चे हम लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसीलिए कहते हैं बच्चों को कोविड नहीं होता, बच्चों को जल्दी जो कोई चीज़ ठीक हो जाती है। उसका रीज़न उसके पास ये हथियार है, कौन, थाइमस ग्लैंड है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारी डिजीज़ की जो क्षमता, लड़ने से क्षमता घटती जाती है। उसका रीज़न है कि हमारा थाइमस ग्लैंड कम होता जा रहा है, और एक टाइम पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। तो यही कहते हैं कि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वहाँ पे डिजीज़ से लड़ने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसका रीज़न यही है भाई कि थाइमस ग्लैंड है, और थाइमस ग्लैंड
टी सेल को मैच्योर करवा रहा है, और टी सेल बी सेल को स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी का भी बच्चा हो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं गांव जाती हूँ, मैं अपने बच्चे को छोड़ देती हूँ धूल मिट्टी में खेलने के लिए, वो दिन भर मुझसे दूर रहता है, गाँव घर के लोग हैं उसको देखते रहते हैं, दिन भर वो कहीं गोबर में, कहीं मिट्टी में, कहीं मतलब धूल में लोटता पोटता है, खेलता है, घर में आता भी नहीं है, क्योंकि बाहर ही लोग उसे नहला धुला देते हैं। मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं रहती। मैं अभी भी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको एकदम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि वो खेलेगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आएगा, वो थोड़ा बीमार होगा, लेकिन उसके पास ये तो है ना, वो उसको मार डालेगा, जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है उससे लड़ लेगा, और उसके अंदर मेमोरी सेल बन जाएगी। वो बड़ा भी होगा तो भी उसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा आएगा तो उसके अंदर मेमोरी सेल है और वो उससे लड़ जाएगा। लेकिन अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को एकदम प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, होता है ना, तुम धूप में ना जाओ, तुम बाहरी हवा में ना जाओ, तुम पार्क में ना खेलने जाओ, तुम धूल मिट्टी में ना जाओ, तुरंत सारे हाथ धुलो हाथ धुलो हाथ धुलो, कोई चीज़ नीचे गिर गई उसको खाओ मत, ऐसा नहीं है। हम तो क्या करते हैं ना भाई, देखिए घर में कोई चीज़ नीचे गिर गई, बच्चा उठा के खाता ही खाता, लेकिन वो सही हो जाता है। लेकिन अगर उसे 24 घंटे उसकी निगरानी करोगे आप ना, तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा ही नहीं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जाएगा, वो बीमार नहीं होगा उस वक्त बीमार नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे जब उसके अंदर की थाइमस ग्लैंड खत्म हो जाएगी, जब वो बड़ा होगा और पहली बार कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर आया, वो चला गया बाहर पढ़ने के लिए, कहीं भी कुछ भी हो तो बाहर की चीज़ें तो खाएगा ही ना, उसको कितना प्रोटेक्ट करोगे आप। तो वो तो बाहरी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो पहले कभी मिला नहीं है, उसके अंदर मेमोरी सेल बनी नहीं है ना, और पहली बार वो बीमार होगा, तब कौन बचाएगा उसको? मम्मी थोड़े बचाने आएंगी, पापा थोड़े बचाने आएंगे, और थाइमस भी नहीं है उसके अंदर, तब तो वो बीमार ही ना पड़ेगा। इसीलिए कोशिश करिए कि बच्चों को ज़्यादा प्रोटेक्ट मत करिए, क्योंकि जब तक वो 12 साल 14 साल का है उसके अंदर ये है, उसको बचा लेगा वो, ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। अब देखिए अगला क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में स्प्लीन होता है, जहाँ पे उसका एक्चुअल फाइट होता है। स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर पैचेस, ये सब होते हैं। अब मैं आपको बता दूं स्प्लीन क्या होता है। स्प्लीन क्या होता है समझिए, स्प्लीन का मतलब प्लीहा, प्लीहा कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। अब प्लीहा कहाँ होता है आपको पता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास में, स्टमक और उसके इंटेस्टाइन के आसपास प्लीहा हमारा होता है। और स्प्लीन के बारे में 2 बात लिखिएगा, फटाफट लिखिएगा, फटाफट लिखिएगा। पहला, इट इज़ द सेकेंड रिजर्वायर ऑफ ब्लड, सेकेंड रिजर्वायर ऑफ ब्लड, रिजर्वायर मतलब ये ब्लड का रिजर्वायर होता है। सेकेंड रिजर्वायर, फर्स्ट रिजर्वायर लीवर होता है, फर्स्ट रिजर्वायर ब्लड का क्या होता है, लीवर होता है, और सेकेंड। और दूसरी चीज स्प्लीन के बारे में लिखिएगा, इट इज द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान। और आज शाम तैयार रहिएगा आप लोग, आज हम लोग क्वेश्चन पेपर करेंगे पूरा, कोशिश करेंगे हम लोग लाइव आने के, तो चांस कम है। मैं आज वैसे मैं आपको बता दूंगी कि हम लोग आज शाम में क्या करने वाले हैं। हम लोग क्वेश्चन पेपर जैसे 2015 के, 2017 के जैसे के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, वहाँ से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो जितना हो गया है उससे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, जो नहीं हुआ है वो मैं करा भी रही हूँ। एक तरफ हम लोग पढ़ते रहेंगे, एक तरफ क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। जो मरी हुई आरबीसी होती है यहीं पे मरती है, इसको ध्यान से समझिएगा। टॉन्सिल, हमारा जो टॉन्सिल है भाई, एक क्या है ना, अब आप देखिए टॉन्सिल यहाँ क्यों, तो टॉन्सिल एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। टॉन्सिल होता है ना यहाँ पे, समझिए इस बात। और आपको मैं एक फैक्ट की बात बता दूं, टॉन्सिल, मेरा दोनों टॉन्सिल निकल गया है, मेरा दोनों टॉन्सिल काट के निकाल दिया गया था। मैं 12th में थी, इंटरमीडिएट में थी, तो मुझे टॉन्सिलाइटिस हो गया था, और उसके बाद दोनों का ऑपरेशन हुआ था, दोनों निकाल दिया गया था। टॉन्सिल क्यों यहाँ पे होता है, आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे टॉन्सिल है? भाई हम खाना खा रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, या मतलब ये एकदम हमारे माउथ का ये पार्ट होता है, ऐसे टॉन्सिल से घंटी, जिसको घंटी कहते हो, गले की घंटी कहते हो ना, ऐसे नहीं, वही टॉन्सिल है। और हम जो भी चीज़ें खाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर चला भी गया तो वहीं पे उसको मार डालो, फाइट कर डालो, काम खत्म, ठीक है। टॉन्सिल इसीलिए यहाँ पे होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैं लिखने जा रही हूँ उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये सब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। और एक और बात बता दूं आपको, फैक्ट की बात, एक नाम होता है वाल्डेयर रिंग, किसी ने सुना है वाल्डेयर रिंग? अरे आपने तो नाम ही नहीं सुना है, आप कहोगे हमने सुना ही नहीं है। ये होते हैं फेरिंजियल टॉन्सिल,
क्या होता है? फेरेंजियल टॉन्सिल, फेरिंग्स। फेरिंग्स जो हमारा है ना, फेरिंग्स, फेरिंग्स के अंदर बहुत सारे टॉन्सिल के रिंग होते हैं, मतलब मुझे लगता है कि 6 से 7 टॉन्सिल होता है, उसी को हम लोग वाल्डेयर रिंग कहते हैं। इट इज़ द ग्रुप ऑफ टॉन्सिल ऑफ फेरिंग्स। अब आप कहोगे फेरिंग्स में इतना टॉन्सिल की ज़रूरत क्या है? क्या जरूरत है फेरिंग्स में इतना टॉन्सिल की? हाँ, मैं आपको बता दूं, फेरिंग्स हमारी बॉडी का एक ऐसा पोर्शन है जो दैट इज द कॉमन पासेस बिटवीन एयर, साउंड एंड फूड। हम लोग खाना खा रहे हैं तो भी फेरिंग से जाता है, हम लोग सांस ले रहे हैं तो भी फेरिंग से, और हमारा जो ईयर है, ईयर से एक मिडिल ईयर से एक यूस्टेचियन ट्यूब जाती है, वो भी फेरिंग्स में खुलती है। यूस्टेचियन ट्यूब मतलब ये एयर, साउंड और क्या, एयर हो गया, साउंड हो गया और फूड का कॉमन पासेस बनाता है, कॉमन पाथवे है। तो इसके जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाने के तो ज़्यादा चांसेस है ना। यहाँ पे तो बैक्टीरिया वायरस ज़्यादा आ सकता है क्योंकि कोई कॉमन पाथवे है, वहाँ तो भीड़ ज़्यादा होगी ना। आप सिविल लाइन से आ रहे हो, आप वहाँ से आ रहे हो, आप वहाँ से आ रहे हो, कहीं कॉमन पैसेज से सबको गुजरना है, वहाँ भीड़ ज़्यादा होगी, एक ही रास्ता है तो। हाँ, तो यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ टॉन्सिल पाया जाता है जिसको हम वाल्डेयर रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वाल्डेयर रिंग कहते हैं। ठीक, चलिए अब एक और चीज़ है पेयर्स पैचेस। आप कहोगे ये मैडम ने क्या बता दिया? पेयर्स पैचेस मैं आपको बता रही हूँ, ये म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू होता है। अब पता है मैं यहाँ बताऊंगी ना तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, बस आप इसको समझ लीजिए। जैसे चलिए बता ही दूँ मैं, क्या है कि जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारी लेयर होती हैं। सबसे अंदर की लेयर सिरोसा है, फिर मस्कुलैरिस है, फिर सब म्यूकोसा है, फिर म्यूकोसा है। जो हमारा ये जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऐसे ट्यूब बना दिया तो सबसे अंदर वाली लेयर म्यूकोसा होती है। क्या होती है? म्यूकोसा। और म्यूकोसा में कुछ ऐसे लिम्फॉइड टिश्यू पाए जाते हैं जिसको पेयर्स पैचेस कहते हैं, इसीलिए इसको हमने माल्ट लिखा है। माल्ट मतलब म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड, म्यूकोसा वाली लेयर में पाया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है पेयर्स पैचेस। अब यहाँ देखिए ये लाइन, इस लाइन की मैं गारंटी दे रही हूँ कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। जो माल्ट होता है भाई, माल्ट कंस्टिट्यूट 50% ऑफ ऑल लिम्फॉइड टिश्यू। पूरे के पूरे लिम्फॉइड टिश्यू का 50% होता है माल्ट। कितना होता है? 50% होता है माल्ट, ठीक है ना, अकेला 50% होता है। ओके, हो गया क्लियर? अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो बस इतना समझते जाइएगा आप लोग कि एंटीबॉडीज कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि अभी मैं इसका स्ट्रक्चर डिटेल नहीं बता। चलिए स्ट्रक्चर भी पढ़ लेते हैं, क्या ही करना है, अभी देख लूँ मैं कितना पढ़ाना है मुझे। अगर मैं इम्यूनोलॉजी की बात करूँगी तो हम लोग एंटीबॉडी के टाइप पढ़ेंगे, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव, पैसिव, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन भी पढ़ना है हम लोगों को, कितने टाइप की वैक्सीन होती है, फिर एलर्जी होगा कहीं, ट्रांसप्लांटेशन, ग्राफ्टिंग, फिर एलर्जी पढ़नी हम लोगों को, ठीक है, एलर्जी से भी क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप की एलर्जी है। ओके, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, अगर कोशिश करेंगे कि हम लोग एड्स और कैंसर के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने एड्स और कैंसर का भी टॉपिक लिया है कभी आपसे, क्योंकि एनसीईआरटी में है भाई, एनसीईआरटी में भी है, आपके सिलेबस में अगर पूछ दिया तो आपको डरना नहीं है कि एड्स पढ़ा ही नहीं है, कैंसर पढ़ा ही नहीं है, एकदम सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट बनाना है। हम कहाँ पे थे? एंटीबॉडी, यहाँ पे थे ना। देखिए पहले हम समझते हैं एंटीबॉडी क्या होता है। अब आप अपना वो चीज़ क्लियर कर लीजिए कि एंटीबॉडी क्या है। तो आप कहोगे कि एंटीबॉडी जो है ना, ये बी सेल से प्रोड्यूस होता है। किससे प्रोड्यूस होता है? बी सेल। और बी सेल का मतलब हमने अभी बताया था, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ओरिजिन भी होती है, बोन मैरो में मैच्योरेशन भी होता है। और टी लिम्फोसाइट की ओरिजिन तो बोन मैरो में होती है लेकिन मैच्योरेशन थाइमस में होता है। देखिए एक एंटीबॉडी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। एक एंटीबॉडी है, ठीक। अब जो एक एंटीबॉडी है ना, यहाँ पे दो चीज़ होती है। एंटीबॉडी को हम लोग इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं, इसलिए आईजी से भी डिनोट करते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन कह लीजिए, इसको आईजी से भी डिनोट करते हैं। अब देखिए एक एंटीबॉडी में दो लाइट चेन होता है, दो लाइट चेन लिख लीजिएगा, ठीक, और दो हैवी चेन, दो लाइट चेन और दो हैवी चेन। और एंटीबॉडी का शेप जनरली वाई शेप होता है। इसका शेप क्या होता है? वाई शेप होता है। अब मैं इतना लिख लिया आपने, दो लाइट दो हैवी। अब मैं बनाने जा रही हूँ इसको, देखिए
जो देखिए ये बना दिया मैंने दो हैवी चेन, यहाँ पे मैंने बना दिया दिस इज द टू हैवी चेन, ऐसे होता है, ठीक, दो हैवी चेन, ये हैवी चेन है। आइए हम लाइट चेन की तरफ चलते हैं। उसके बाद यहाँ तक बस होता है लाइट चेन, कहाँ तक, यहाँ तक, ये बस लाइट चेन ऐसे। अब जो मैं बताने जा रही हूँ उसको भी ध्यान से देखिएगा। तो लाइट चेन यहाँ है और हैवी चेन ये हो गया, ये पूरा का पूरा हैवी चेन है और ये लाइट चेन है। अब यहीं पे ना ये जो इसके लाइट हो या हैवी हो, लाइट हो या हैवी हो, इसके जो एंटीरियर पार्ट होते हैं ये वेरिएबल रीजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वेरिएबल रीजन। और वेरिएबल रीजन जैसे ये हो गया हैवी तो इसको कहेंगे वेरिएबल हैवी, ठीक, और इसको कहेंगे वेरिएबल लाइट। और इसके बाद ये वेरिएबल कांस्टेंट है, अरे सॉरी वेरिएबल हैवी, और ये कांस्टेंट हैवी है, ये कांस्टेंट लाइट है। हमें बस वेरिएबल से मतलब है। एक और बात याद रखना है कि जो एंटीबॉडी होते हैं आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इसके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड, इनके बीच भी डाइसल्फाइड बॉन्ड, और इंट्रा चेन डाइसल्फाइड भी होता है। इंट्रा चेन मतलब आपस में ही इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है। तो मतलब यहाँ पे भी डाइसल्फाइड ऐसे होगा। तो अभी आप डरिए नहीं, बस मैं जो बताने जा रही हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। अगर मैंने एक एंटीबॉडी बना दिया है, सपोज करिए कि मैंने एक एंटीबॉडी बना दी है, ये हैवी चेन है दोनों और ये लाइट चेन है, ठीक, और दोनों आपस में डाइसल्फाइड, और ये पोर्शन दोनों का क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल रीजन है। और यही पोर्शन बनाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या बनाता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, मतलब एंटीजन से यहीं से ये बाइंड करता है। किससे बाइंड करता है भाई, बताइए। एक, तब आप कह सकते हो एक एंटीबॉडी कितने एंटीजन से बाइंड कर सकता है, जल्दी से बताइए, एक एंटीबॉडी कितने एंटीजन से बाइंड कर सकता है, फटाफट बताइए इस बात को। एक एंटीजन कितने एंटीबॉडी से बाइंड कर, सॉरी, एक एंटीबॉडी कितने एंटीजन से बाइंड कर सकता है, आप कहोगे 2। और एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ प्रेजेंट है, एंटीबॉडी के अंदर प्रेजेंट है, एंटीबॉडी के अंदर प्रेजेंट है। और कौन बनाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, आप कहोगे लाइट चेन और हैवी चेन दोनों बनाते हैं। तो वेरिएबल हैवी प्लस वेरिएबल लाइट दोनों मिलके एंटीजन बाइंडिंग साइट, और एक एंटीबॉडी कितने एंटीजन से बाइंड कर सकता है, 2। तो एक यहाँ बाइंड करेगा और एक एंटीबॉडी 2 एंटीजन से बाइंड कर सकता है। और एंटीजन बाइंडिंग साइट कौन बनाता है, वेरिएबल ऑफ हैवी, वेरिएबल ऑफ लाइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे क्या पूछा जाता है पता है, कितने टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं। जो मैं बताने जा रही हूँ बस आपको वही ध्यान रखना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एंटीबॉडीज 5 तरीके के होते हैं। कितने, 5। अब आपसे पूछा, अब कौन 5 है, आप बताइए। IgG, IgD, IgM, IgA, IgE या एंटीबॉडी E, ठीक है। 5 तरीके के होते हैं, वो भी हैवी चेन के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन होता है। अभी आप नहीं समझिए, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब आपसे 2 सवाल पूछेगा, 2 सवाल ध्यान से रखिएगा। पहला पूछेगा सबसे ज्यादा कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो मैं यहाँ पे पहला लिख रही हूँ ऑन, देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। और पता है मैंने क्या देखा था, मैंने देखा था बहुत सारे टीचर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पाते हैं एंटीबॉडी से या इम्यूनोलॉजी से, छोड़ देते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक, एंड हाफ लाइफ का मतलब सबसे ज्यादा जीवन किसका, जीवन काल किसका है, दोनों मैं लिख रही हूँ। कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ के बेसिस पे इसको आप ऐसे याद रखेंगे, गम दे, बस याद ही करिएगा, याद रखने के लिए गम दे याद करिए। गम दे केवल याद रखने के लिए याद रखना है आपको, देना नहीं है किसी को, ठीक है। गम दे सबसे ज़्यादा IgG, फिर IgA, फिर IgM, फिर IgD, और सबसे कम IgE होता है। सबसे ज़्यादा होता है G और सबसे कम होता है E, और सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ भी G का होता है। यही सीक्वेंस है उनका, लाइफ काल का भी और कंसंट्रेशन का सीक्वेंस यही होता है, गम दे। नहीं भूलेंगे ना आप, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है गम दे से। और चलिए अब हम पूछते हैं मॉलिक्यूलर वेट। यही क्वेश्चन आया था भाई, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे बताइए कौन सबसे ज्यादा अणुभार किसका होता है। तो आप इसको याद रखेंगे, माई, MAE वाला माई, ठीक है, माई DG,
माई डी जी, ठीक है, सबसे बड़ा एम, सबसे उससे ए, फिर ई, फिर ए, और जी सबसे छोटा है। देखिए इसका हाफ लाइफ और इसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम। माई डी जी से याद रखेंगे, एम का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होता है। यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीजीटी या टीएसटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी होती है, तो एम होती है भाई। कौन होती है? एम होती है। इतनी बात आपको याद रखनी, सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी होती है? एम होती है सबसे बड़ी एंटीबॉडी। यही सीक्वेंस आप याद रखेंगे। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन, इन सब में एक एक सवाल पूछा जाता है, मैंने यहाँ पे लिखा है। जो जी है, आईजीजी, इसका काम है ये प्रोवाइड नेचुरल ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछा जाता है ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, तो वो है आईजीजी। और ये मोनोमर है ही, देखिए मैंने लिखा मोनोमर है ही, मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हाफ लाइफ है। बस आपको यहाँ से ये बात याद रखनी कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि बस यहाँ पे ये याद रखिएगा, पहला वो, अब दूसरा ये। क्रोनिक इन्फेक्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट, क्रोनिक इन्फेक्शन का मतलब जैसे दो इन्फेक्शन दो तरीके के होते हैं, एक एक्यूट और एक क्रोनिक। एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट का मतलब अगर हमें कोई इन्फेक्शन अभी तुरंत हुआ है तो उसको हम कहते हैं एक्यूट, और कोई इन्फेक्शन बहुत दिन से है उसको क्रोनिक कहते हैं। तो क्रोनिक इन्फेक्शन में आईजीजी उससे लड़ता है। क्या लड़ता है? आईजीजी का रोल होता है, आईजीजी फाइट करता है। ये हो गया। फिर हम आते हैं आईजीएम। आईजीएम पेंटामर है। अब हम बताएंगे कि आईजीएम सबसे बड़ा क्यों होता है, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि एक होता ही नहीं है, 5 एंटीबॉडी हमेशा साथ में ऐसे लग के आईजीएम बनाते हैं। कितना एंटीबॉडी? 5 एंटीबॉडी। आईजीएम हमेशा 5, ये पेंटामर होता है। क्या होता है? पेंटामर। मतलब ऐसे बना ली 5 एंटीबॉडी ऐसे बने, ऐसे 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 भाई, ठीक है। हमें बनाना ही नहीं है अभी, आप लोग बस इसको समझ लीजिए। 5 एंटीबॉडी ऐसे हमेशा ये पेंटामर के फॉर्म में होता है। तो 5 एंटीबॉडी आपस में जुड़ के आईजीएम बनाती है, पेंटामर होता है। और जो जिससे जुड़ी रहती है ना ये पांचों, उसको जे चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? जे चेन। हमने कहा था मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस में माई डीजी से याद रखेंगे। तो ये पेंटामर होता है और ये डाईमर होता है। अगर सेकेंड मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है तो ए का, क्योंकि यहाँ पे 2 एंटीबॉडी आपस में ऐसे करके जुड़े रहते हैं जे चेन से। तो जे चेन कहाँ कहाँ पूछा जाता है? जे चेन आपका एम में हो गया और ए में हो गया। अब आपसे पूछा जाता है कि एक आईजीएम, आईजीएम कभी आपको मोनोमर नहीं दिखेगा, ये 5 ऐसे जुड़े रहेंगे, और आईजीए 2 रहता है, ठीक है। और अब आपसे पूछेगा कि बताइए एक आईजी मतलब एक जो आईजीएम है कितने एंटीजन से बाइंड कर सकता है? आप कहोगे 10, क्योंकि उसके पास 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट है। तो हर एंटीबॉडी में 2 होता है, तो 5 है तो 10, मतलब 10 लोगों को एक साथ मारेगा। ये 10 लोगों को एक साथ मारेगा। बात समझ में आ रही है? तो बस इतना याद रखना है आपको, सबसे बड़ा मॉलिक्यूलर वेट और जे चेन हो गया। एंड दिस इज द फर्स्ट एंटीबॉडी सिक्रीटेड बाय नियोनेट। बच्चा जो पैदा होता है ना, बच्चा पैदा होता है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहली एंटीबॉडी यही सिक्रीट होती है उसकी बॉडी से, आईजीएम। बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा जो नियोनेट, न्यूबॉर्न के द्वारा सबसे पहली एंटीबॉडी यही सिक्रीट होती है। और इसका एक्यूट इन्फेक्शन में रोल है, नोट कर लीजिएगा। मतलब तुरंत कोई इन्फेक्शन हुआ, जल्दी का इन्फेक्शन है, उसमें आईजीएम का। क्रोनिक इन्फेक्शन है, आईजीजी का, ठीक। और इसका प्राइमरी इन्फेक्शन में रोल है। किसमें? प्राइमरी इन्फेक्शन। हमने बताया था प्राइमरी रिस्पॉन्स में। प्राइमरी मतलब हमने बताया था कि अगर पहली बार कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो प्राइमरी उसको मारने वाली जो प्रक्रिया होती है प्राइमरी रिस्पॉन्स, और दूसरी बार वही आ रहा है तो सेकेंडरी या एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। उसमें जी का रोल होता है, सेकेंडरी में जी का और प्राइमरी में एम का। और इसको हम सरफेस एंटीबॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस। ये हमेशा किसी ब्लड के सरफेस पे पाया जाता है, ये याद रखिएगा। अब हम आते हैं आईजीए। आईजीए जनरली ये मोनोमर हो सकता है, लेकिन ये डाइमर के फॉर्म में, अभी बताया था मैंने। और डाइमर, इसको सिक्रीटरी एंटीबॉडी भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएबी, सिक्रीटरी एंटीबॉडी इसको इसलिए कहते हैं कि हमारी बॉडी फ्लूइड में पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि ये मदर के कोलेस्ट्रम में पाया जाता है।
कोलोस्ट्रम में। अब आप कहोगे कोलोस्ट्रम क्या है? जो मम्मी जब प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चा पैदा करती हैं, तो उनका जो पहला मिल्क सिक्रीट होता है, स्टार्टिंग के कुछ दिन के जो मिल्क होते हैं, कहते हैं बच्चे को माँ का दूध स्टार्टिंग का पिलाना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा गाढ़ा होता है, पीला कलर का होता है, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। और उसमें यही एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा होता है, यही एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा होता है, ये याद रख लीजिएगा। इसलिए, और ये सलाइवा में भी होता है, टीयर्स में भी होता है, इसलिए इसको सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी कहते हैं। आगे देखिए, डी का उतना कोई रोल अभी पता नहीं चला है, ये बस रहने दीजिए। ई जो ई होता है वो ऑल्सो कॉल्ड एज रिएजेनिक एंटीबॉडी। क्यों? सबसे कंसंट्रेशन इसका कम है, मैंने ऑलरेडी आपको ट्रिक बता दिया है। रोल ड्यूरिंग द एलर्जी के दौरान, याद रखिएगा, एलर्जी के दौरान हमारी बॉडी में IgE का रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रिएजेनिक एंटीबॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएजेनिक एंटीबॉडी भी कहते हैं। और मैंने हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बेसिस पे जो मैंने आपको बताया था वो देखिए, प्राइमरी रिस्पांस और सेकेंडरी रिस्पांस के बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है। मतलब रिस्पांस का, प्राइमरी रिस्पांस मैंने कहा था पहली बार कोई एंटीबॉडी आ रहा है, तो वो इंटेंसिटी स्लो होगी, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, हमने कहा था पहली बार, ठीक। और पहली बार कोई एंटीजन आ रहा है। सेकेंडरी रिस्पांस का मतलब एनाम्नेस्टिक रिस्पांस बताया था मैंने, दूसरी बार आ रहा है कोई एंटीजन हमारी बॉडी में, तब उसको हमारी मेमोरी सेल पहचान जाएंगी और हाई इंटेंसिटी का रिस्पांस होगा और ड्यूरेशन इसमें कम लगेगा, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। और प्राइमरी रिस्पांस में हमने कहा था IgM का रोल होता है और सेकेंडरी रिस्पांस में IgG का रोल होता है। तो ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ओके। अब हम आते हैं, फिर से देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे चले। अब देखिए ध्यान से, हम आपको फिर से इम्यूनिटी के 2 टाइप बताने जा रहे हैं। जनरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 तरीके हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के या इम्यूनिटी के 2 तरीके हैं। इम्यूनिटी 2 तरीके की होती है। आपने कभी नाम सुना है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव? बस चीज़ों का मतलब समझिएगा, एक्टिव और पैसिव। अब कहा जाता है एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, तो आप हमेशा समझना, एक्टिव का मतलब अगर वो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में किसी एंटीजन की वजह से है, मतलब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, कोई बैक्टीरिया आया, कोई वायरस आया, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनी, ठीक है, तो उस इम्यूनिटी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में अगर जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है वो एंटीबॉडी की वजह से हो रही है तो उसको हम पैसिव कहेंगे। याद रखिए, एंटीजन की वजह से है मतलब एक्टिव है, एंटीबॉडी की वजह से है मतलब पैसिव है। इसको एकदम गांठ बांध लीजिए, तुरंत इसको एकदम समझ जाइए। एंटीजन की वजह से है तो एक्टिव, एंटीबॉडी की वजह से है तो पैसिव। अब हम इसको आगे देखें, 2 टर्मिनोलॉजी है, एक नेचुरल एक्टिव, एक नेचुरल पैसिव। देखिए मैं कहानी बता रही हूँ और आप समझ जाएंगे। नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव, फिर नेचुरल पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव। इसका मतलब समझें, एक्टिव का मतलब एंटीजन, ठीक। अब देखिए नेचुरल एक्टिव, नेचुरल एक्टिव देखते हैं इसको। देखिए एंटीजन की वजह से है, रोल ऑफ एंटीजन, और एंटीबॉडी की वजह से है तो पैसिव। अब हम इसको देखते हैं नेचुरल एक्टिव। देखिए एक्टिव में नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्टिव का मतलब नेचुरली हमारी बॉडी में अगर कोई एंटीजन आ रहा है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, तो हम बीमार हो जाते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट वो नेचुरली आया है, उसको हमने डाला तो नहीं है, वो नेचुरली आया है। तो जो भी नेचुरल डिजीज होते हैं हमें, वो नेचुरल एक्टिव, उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब जैसे कोई भी वायरल डिजीज हो गया, कोई बैक्टीरियल डिजीज हो गया, किसी भी तरीके का डिजीज है तो वो नेचुरल एक्टिव हो गया। लेकिन उसी एंटीजन को हमने मार के आर्टिफिशियल तरीके से हमारी बॉडी में डाला तो वो आर्टिफिशियल एक्टिव हो जाएगा। मतलब जिंदा एंटीजन हमारी बॉडी में आया तो जो इम्यूनिटी हुई तो नेचुरल एक्टिव, लेकिन वही एंटीजन हमारी बॉडी में मार के आर्टिफिशियल तरीके से डाल दिया गया तो वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। आप समझना, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार के कब हमारी बॉडी में डाला जाता है? वैक्सीन में क्या करते हैं हम लोग? वैक्सीन जैसे हम पोलियो वैक्सीन बना रहे हैं, कोरोना वैक्सीन बना रहे हैं, उसमें वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार के वही तो हमारी बॉडी में डाला जाता है। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन का मतलब किल्ड ऑर्गेनिज्म या ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी खत्म कर दी गई हो।
ठीक है, तो वो हम उसको उस तरीके से डालते हैं हमारी बॉडी में, तो वो क्या हो गया आर्टिफिशियल एक्टिव। लेकिन दोनों जगह एंटीजन है, एक जगह जिंदा है और एक जगह मरा हुआ। जिंदा है, नेचुरल तरीके से आया है, तो मतलब हम कहेंगे वो नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन वही मार के डाला गया तो हम कहेंगे वो आर्टिफिशियल एक्टिव। एक्टिव ही रहेगा दोनों जगह, क्योंकि दोनों जगह एंटीजन का रोल है। अब आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे देखिए नेचुरल डिजीज हो गया, कोई नेचुरल डिजीज समझिए, नेचुरल डिजीज का मतलब जैसे मम्प हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, ये सब। और वैक्सीनेशन इसका एग्जाम्पल है, किसका, आर्टिफिशियल एक्टिव का। ओके, चलिए एक्टिव की कहानी खत्म। अब हम पैसिव पढ़ते हैं। पैसिव का मतलब रोल ऑफ एंटीबॉडी। अब यहाँ पे एंटीबॉडी वही है, नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव। नेचुरल पैसिव का मतलब ये भी दो तरीके का, एक नेचुरल पैसिव, एक आर्टिफिशियल पैसिव। नेचुरल पैसिव का मतलब ये है कि कोई एंटीबॉडी नेचुरली हमारी बॉडी में आ रहा है, हम उसको डाल नहीं रहे हैं, नेचुरली आ रहा है एंटीबॉडी हमारी बॉडी में। और पैसिव का मतलब, अरे आर्टिफिशियल का मतलब वही एंटीबॉडी आर्टिफिशियली हम अपनी बॉडी में डाल रहे हैं या किसी की बॉडी में डाल रहे हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दो मैंने अभी बताया। एक तो हो गया IgG। देखिए IgG एक एंटीबॉडी है, प्लासेंटा से जाता है बच्चों में, तो बताइए वो नेचुरली गया ना, एंटीबॉडी नेचुरली गया। और IgA कोलेस्ट्रम में होता है, मदर के मिल्क में होता है, वो भी बच्चों में अपने आप जाता है, बच्चे पीते हैं दूध तो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम एंटीबॉडी कहीं और से लेके उसके किसी भी व्यक्ति के अंदर डाल रहे हैं आर्टिफिशियली, तो ये आर्टिफिशियल पैसिव। और ये किस केस में होता है, एंटीवेनम इंजेक्शन के केस में होता है। एंटीवेनम मतलब जो सांप काट लिया, ये भी एक वैक्सीनेशन ही है, लेकिन सांप काट लेता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको एंटीवेनम का इंजेक्शन लगाते हैं। और एंटीवेनम क्या है, उसी मतलब सांप का ही जहर निकाल के, सांप का जहर हम निकाल के घोड़े के अंदर डालते हैं और वहाँ पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। तो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी लिया हमने, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी, पहले से बना हुआ एंटीबॉडी हमने लिया और उसी एंटीबॉडी का इंजेक्शन हम लोग सांप काटने वाले पेशेंट में लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, ये आर्टिफिशियली एंटीबॉडी हम लोग डाल रहे हैं उसकी बॉडी में। तो ये एक आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है एंटीवेनम, ठीक है, स्नेक वेनम, एंटीवेनम मतलब, और एंटी टिटेनस सीरम, टिटेनस का भी जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो भी पहले से एंटीबॉडीज बनाया जाता है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल पैसिव। तो जहाँ एक्टिव होगा वहाँ एंटीजन का रोल होगा, जहाँ पैसिव है वहाँ एंटीबॉडी का रोल होगा। वही चीज़ हो गई वैक्सीनेशन की। अगर हम बात करें तो देखिए, टर्म वैक्सीन गिव बाय लुइस पास्चर। फर्स्ट वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर ने किया था, ये भी लिख लीजिएगा, किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, जेनर, अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। जेनर की भी स्पेलिंग गलत है, जेनर, स्मॉल पॉक्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, एंटी वैक्सीन क्या है भाई, वैक्सीन देख लीजिए, इंट्रोडक्शन, देखिए प्रिपरेशन ऑफ किल्ड मतलब मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बनाना, और उसी को हम लोग वैक्सीन कहते हैं। और वैक्सीन को लगा देना वैक्सीनेशन कहलाता है। और वैक्सीनेशन की वजह से हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं। वैक्सीन इज द पार्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ही पार्ट है, क्योंकि हम लाइफ टाइम में, ये जन्म से तो होता नहीं है, ये इम्यूनिटी हम लाइफ के किसी स्टेज में इसको ऑब्टेन करते हैं। तो वैक्सीन एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? वैक्सीन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, देखिए दो तरीके के वैक्सीन होते हैं, एक तो किल्ड, ध्यान समझना, किल्ड, और एक होता है एटेनुएटेड। अब यहाँ पे समझना इस बात को, एटेनुएटेड टर्म पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में, शायद ये नीट में पूछा गया था। किल्ड का मतलब हम तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह मार देते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार के तब वैक्सीन बनाते हैं। लेकिन इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है, अरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा है लेकिन उसकी डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी खत्म कर देते हैं, डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी खत्म कर देते हैं। ऐसा क्यों है पता है? इसकी डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी को खत्म कर दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? अगर ये देखिए, इसकी बेनिफिट क्या है, ये मर चुका है, मतलब ये हमारी बॉडी में जाएगा तो डिजीज कॉज नहीं करेगा। लेकिन इसमें खतरा है, इसमें खतरा ये है कि ये जिंदा है,
और डिजीज कॉज तो नहीं करेगा, लेकिन कोई एक अगर ऐसा रह गया जिसकी डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी खत्म नहीं हो तो वो रिप्लाई, क्योंकि जिंदा है तो वो तो रेप्लिकेशन करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, तो खतरा हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ रहे हैं? लेकिन दोनों में लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स किसका है? इसका लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स, ज़्यादा दिन तक ये इम्यूनिटी प्रोवाइड, क्योंकि ये जिंदा है और जिंदा है तो वो डिवाइड करता रहेगा, डिवाइड जितना वो डिवाइड करेगा उतना एंटीबॉडी बनती जाएगी उसके अगेंस्ट। तो ये तो एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा खतरा भी है। तो अटेन्युएटेड टर्म आ गया तो उसका मतलब लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वैक्सीन बनाया जाता है और उसकी डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी खत्म की जाती है, और किल्ड मतलब यहाँ पे मार ही दिया जाता है। ठीक, अब वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इम्यूनाइजेशन दो तरीके का, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव का मतलब हम एंटीजन को वैक्सीन के रूप में देते हैं, और पैसिव का मतलब एंटीबॉडी को देते हैं। एंटीबॉडी मतलब वो स्नेक वेनम वाला है, ठीक है, मतलब एंटीबॉडी अगर हम वैक्सीन के रूप में लगा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? पैसिव इम्यूनाइजेशन। और एंटीजन मतलब डेड होता है, लाइव होता है। डेड मतलब पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मार दिया जाए, और लाइव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहे लेकिन इसकी डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी को खत्म कर दिया जाए, तो ये इम्यूनाइजेशन है। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिएगा। जैसे कॉलरा वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, ये सब डेड मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार के। डीपीटी का टीका लगाया जाता है, डीपीटी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, डिप्थीरिया, परच्यूसिस और टिटेनस। डीपीटी, डिप्थीरिया, परच्यूसिस, परच्यूसिस को वूपिंग कफ कहते हैं, वूपिंग कफ को कहते हैं कुकुर खांसी, ठीक है, वूपिंग कफ को कहते हैं कुकर खांसी या काली खांसी, ठीक है, और टिटेनस, 3 इसका फुल फॉर्म है। आईपीवी मतलब इंजेक्टेड पोलियो वायरस, साक आईपीवी, साक करके एक साइंटिस्ट थे, इसको डेवलप किए थे। लेकिन एक ओरल पोलियो वायरस भी होता है। अब देखिए पोलियो वायरस का वैक्सीनेशन 2 तरीके से होता है, एक इंजेक्टेड और एक ओरल। इंजेक्टेड मतलब इंजेक्शन लगाया जाता है और ये डेड वाला होता है, ओरल मतलब ये लाइव पिला दिया जाता है। ठीक ठीक। बीसीजी भी इसमें आता है, बैसिलस कलमाइट-ग्यूरिन, इसका बहुत कलमाइटी-ग्यूरिन साइंटिस्ट थे, और वैसे बीसीजी किसके लिए लगाया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टीबी के लिए, ठीक है ना, बैसिलस कलमाइट-ग्यूरिन, ठीक है, ये कलमाइट-ग्यूरिन साइंटिस्ट थे, बैसिलस बैक्टीरिया होता है। बीसीजी का फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा। एमएमआर, मीजल्स, मम्प, रूबियोला, एमएमआर का फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मीजल मतलब खसरा, मम्प्स मतलब गलसुआ, और रूबियोला। ठीक, चलिए यहाँ तक छोड़ देते हैं भाई। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा ग्राफ्टिंग या ट्रांसप्लांटेशन। वैक्सीन वहाँ पे था कि कौन सी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, वो हम लोग कभी बाद में पढ़ेंगे, अभी हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं ग्राफ्टिंग क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का नाम सुना है आप लोगों ने? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का नाम सुना है कि मतलब जैसे किसी का किडनी डोनेट कर दो, आई का कॉर्निया डोनेट कर दो, ठीक है, हम अपनी आँख, अपना दिल, अपना ये सब डोनेट कर दें, तो ऐसे इसको कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन या ग्राफ्टिंग। ये कितने तरीके का होता है पहले देख लेते हैं, कितने तरीके का होता है। एक होता है आइसोग्राफ्ट या सिनग्राफ्ट। आइसो का मतलब ट्रांसप्लांटेशन इन आइडेंटिकल ट्विंस, जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो भी आइडेंटिकल ट्विन। आइडेंटिकल ट्विन का मतलब एक ही जाइगोट से जो बने हों। ट्विन जानते हैं, जुड़वा 3 तरीके के होते हैं, एक बार देख लीजिए, मैं सोचती हूँ मैं बता ही दूँ। जुड़वा 3 तरीके के होते हैं। एक तो क्या हुआ, अगर एक स्पर्म एक ओवम को फ्यूज किया, पहला केस। दूसरे केस में ये हो सकता है कि एक स्पर्म दो ओवम को फ्यूज कर दे। कभी कभी 2 ओवम निकल जाता है फीमेल से, तो यहाँ पे 2 जाइगोट बन गया, और जब 2 जाइगोट बना तो यहाँ पे 2 बच्चे होंगे। दोनों जो होंगे ये नॉन आइडेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन आइडेंटिकल। अब नॉन आइडेंटिकल का मतलब ये है कि ये दोनों लड़का हो सकता है, दोनों लड़की हो सकती है, या फिर एक लड़का एक लड़की, कुछ भी हो सकता है, और इसी को हम डाइजाइगोटिक ट्विन भी कहते हैं। डाइजाइगोटिक क्योंकि 2 जाइगोट से बना है। अब हम आते हैं इसमें मोनोजाइगोटिक। एक स्पर्म एक ओवम को फ्यूज किया तो एक जाइगोट बना, ठीक, और जाइगोट जब एक बना तो हुआ ये कि जाइगोट जब पहली बार डिवाइड करेगा तो 2 सेल बनती है, 2 सेल, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन होता। अब ये दोनों सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, जाइगोट यही दोनों सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, और ये एक बच्चा बना ले, ये एक बच्चा बना ले। अब होगा क्या पता है आपको? 2 बच्चे तो बनेंगे लेकिन सेम जाइगोट से बने हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब अगर ये
आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहेंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहेंगे। पहला केस तो ये है, और ये चाहे दोनों बेटा ही होगा, दोनों होगा तो बेटा ही होगा, ठीक है, या दोनों बेटी होगी, कभी इनका अपोजिट सेक्स नहीं हो सकता, क्योंकि सेम जाइगोट से बना है भैया। एक ही स्पर्म फ्यूज किया तो उसके पास या तो एक्स होगा या तो वाई होगा, और एक ही ओवम से फ्यूज किया उसके पास एक्स होगा, एक्स होगा। तो ये हमेशा दोनों बच्चे एकदम सेम जेंडर के होंगे, चाहे वो दोनों लड़का होगा चाहे वो दोनों लड़की होगी। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, दोनों लड़का भी हो सकता है, दोनों लड़की भी हो सकती है, और एक लड़का एक लड़की भी हो सकती है। तो ये क्या है, आइडेंटिकल और मोनोजाइगोटिक। लेकिन एक केस में इसी का दूसरे तरीके से डेवलपमेंट हो जाए, एक स्पर्म एक ओवम को फ्यूज किया तो एक जाइगोट बना, और जाइगोट डिवाइड कर गया, 2 सेल बनी, और ये दोनों सेल में ये आपस में जुड़े हैं, और लेकिन ये अलग बच्चा बना रहा है, ये अलग बच्चा बना रहा है, लेकिन आपस में जुड़े हैं। आपने बहुत सारे ये जुड़े हैं तभी ये अलग अलग बच्चा बना रहा है, ये तो सेपरेट हो गए थे ना। आपने कभी सुना होगा, आपने देखा होगा फ्रैटर्नल ट्विंस, फ्रैटर्नल या कॉन्जॉइंट जुड़े रहते, कोई सिर से जुड़ा है, कोई पैर से जुड़ा है, कोई एब्डोमेन से जुड़ा है, कितनी तकलीफ होती है देख के, ठीक है। तो आप देखते हैं इसको क्या कहते हैं, ये इसको कहते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस, और ये भी सेम सेक्स के होते हैं, चाहे दोनों फीमेल होगी या दोनों मेल होंगे, क्योंकि एक ही जाइगोट से बना भैया। ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि एक लड़की जुड़ी एक लड़का जुड़ा है, नहीं, दोनों लड़की होगी या तो दोनों लड़का होगा। इसको फ्रैटर्न और फ्रैटर्नल भी आइडेंटिकल ट्विन होते हैं। जो कंजॉइंट होते हैं, कंजॉइंट भी कह सकते हो, ये भी आइडेंटिकल ट्विन होते हैं, ठीक। अब अगर आइडेंटिकल ट्विन में ही कोई ग्राफ्टिंग कर रहे हो आप, किसी का एक पोर्शन निकाल के, किसी का आंख, किसी का कान, किसी का लीवर निकाल के दूसरे में ट्रांसप्लांट कर देते, तो इसको आइसोग्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोग्राफ्ट। और इसके रिजेक्शन के चांसेस बहुत, ये बहुत सक्सेसफुल होता है ये वाला ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ्ट सक्सेसफुल होता है। ऑटोग्राफ्ट का मतलब ये होता है, ऑटोग्राफ्ट का मतलब अगर ट्रांसप्लांटेशन सेम पर्सन में, जैसे मेरा, किसी को क्या होता है, माउथ कैंसर हो जाता है, तो उसके हाथ से कुछ सेल्स या स्किन निकाल के उसके माउथ में लगा दिया जाता है, मतलब सेम पर्सन में हो रहा है, किसी उसी का पार्ट निकाल के उसी में लगा दिया, जिसको ऑटोग्राफ्ट कहते हैं। सेम पर्सन में हो रहा है, इसको हम ऑटोग्राफ्ट कहते हैं। एलोग्राफ्ट का मतलब सेम स्पीसीज में हो, डिफरेंट पर्सन में हो, मतलब मेरा जैसे आप में लगा दिया जाए कोई चीज़, ठीक, तो ये क्या हो गया, एलोग्राफ्ट। लेकिन डिफरेंट स्पीसीज ही चेंज हो गई, बंदर की किडनी मुझे लगा दी जाए, स्पीसीज चेंज हो गई, इसको जीनोग्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनोग्राफ्ट, ग्राफ्ट, ठीक। अब बताइए सक्सेस कौन सबसे ज्यादा होगा, इस सक्सेस कौन ज्यादा होगा, ऑटोग्राफ्ट सबसे ज्यादा सक्सेस होगा, सिनग्राफ्ट उससे ज्यादा, और सबसे कम सक्सेस ये वाला होता है, वो तो आप अपने से जान जाएंगे। और आपको पता है ग्राफ्ट रिजेक्शन किसकी वजह से होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन, जैसे कभी कभी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, ऐसा सुनते हैं ना हम लोग, तो किसकी वजह से होता है ये सक्सेस, किसकी वजह से, मतलब क्यों ये ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता है, पूछा जाता है ऐसा सवाल। तो आप हमेशा याद रखना, ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है टी सेल की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से, मैं जो लिख रही हूँ सुन लीजिएगा, टी सेल, टी सेल मतलब सेलुलर इम्यूनिटी की वजह से, हम अभी पढ़ाए हैं, सेलुलर इम्यूनिटी की वजह से होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन, सेलुलर इम्यूनिटी की वजह से मतलब, और टी सेल यही हमारे ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देता है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इसकी वजह से फेल हो जाता है, किसकी वजह से, टी सेल की वजह से। अब क्या होता है, अब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, अगर हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो हम किसको, हम कुछ ऐसी दवाई दे देते हैं पेशेंट को, उस दवाई का नाम होता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, और ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग क्या होता है, सुनिए, ये टी सेल को सप्रेस कर देता है, ना टी सेल रहेगा ना वो ऑर्गन को रिजेक्ट करेगा, ये किसको सप्रेस कर देता है, टी सेल को सप्रेस। तो याद रखना, ऑर्गन रिजेक्शन या ग्राफ्ट रिजेक्शन किसकी वजह से होता है, टी सेल, और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग क्या करता है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग टी सेल को क्या करता है, सप्रेस कर देता है। अब देखिए कौन कौन सी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग हैं, ये हमारी बुक में ही है, हमारी बुक में ही दिया रहता है। एक है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिसोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से, इसी का सिंथेटिक फॉर्म हम
इम्यूनोसप्रेसिव। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लोस्पोरिन। अरे ये इतना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता नहीं सकती। साइक्लोस्पोरिन एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है और ये एक फंजाई से ऑब्टेन किया जाता है। उस फंजाई का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। उस फंजाई का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम और ये फंजाई एक ड्यूटेरोमाइसिटीज है। क्या है? ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से एक ड्रग निकाला जाता है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए और ये एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। ये टी सेल को सप्रेस कर देता है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अगली चीज पढ़ लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा फटाफट देखिए। अब आते हैं हम लोग एलर्जी क्या है। जहाँ पे इतनी जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगी ना वही चीज आपको करना है। एलर्जी हम पढ़ते हैं, एलर्जी को हम लोग कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइपर सेंसिटिविटी। आप कहते हो हमको एलर्जी हो गया या हमको हाइपर सेंसिटिविटी है, इसका मतलब हमारे इम्यून सिस्टम का अचानक से बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स करना एलर्जी कहलाता है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं, कुछ भी, जंगल मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं बार बार जंगल का नाम लेती हूँ ना। मेरा मन करता है मैं कभी जंगल में से घूमने जाऊँ, ठीक है। और चलिए वो सब मेरी बात है, मैं क्यों शेयर करूँ आपसे। अब देखिए ये एलर्जी क्या है? एलर्जी क्या है? इट इज़ द ओवर प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। हम जंगल में जा रहे हैं, अचानक से तेज से छींक आना शुरू हुआ, हम इतना छींक रहे हैं हमारी आंखें लाल हो गई, हमारी नाक बहने लग गई, यही तो एलर्जी है, ओवर प्रोडक्शन। ऐसा क्यों हुआ? हमारी बॉडी में कुछ ऐसा सब्सटेंस गया होगा, उसको कहते हैं एलर्जन। क्या कहते हैं? एलर्जन। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज करता है उसको एलर्जन कहते हैं। और हमने अभी कल वाले लेक्चर में आपको बताया था कंपोजिटी फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो सबसे ज़्यादा एलर्जी कॉज करते हैं। जैसे पार्थेनियम हो गया, ठीक है, और एयरो एलर्जन जो हवा में पॉलन ग्रेन होते हैं उनके, वो सब, ठीक। एलर्जी कॉज करने वाले एजेंट को एलर्जन कहते हैं। ये पॉलन ग्रेन हो सकता है, ये डस्ट पार्टिकल हो सकता है, ये माइट हो सकते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट हो सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? एलर्जन। और तुरंत हमारी बॉडी का एग्रीगेसिव, मतलब हम क्या कहते हैं, ओवर प्रोडक्शन कह लीजिए, ठीक है, ठीक। अब देखिए बस आपको याद रखना एलर्जी के दौरान, यहाँ पे देखिए एंट्री ऑफ एलर्जन, एलर्जी के दौरान कौन सी एंटीबॉडी रिलीज होती है, बस हम जितना बताएंगे उतना लिखना है। IgE, ठीक, IgE। और एलर्जी का रिस्पॉन्स क्यों आता है तो लिख लीजिए ड्यू टू मास्ट सेल एंड बीटा सेल, और सॉरी बी सेल। एलर्जी में कौन कौन से सेल और इस्नोफिल लिख लीजिएगा, ठीक है। एलर्जी के दौरान हमारी बॉडी में किन किन सेल का रोल होता है? मास्ट सेल, बी सेल और इस्नोफिल। और ये क्या रिलीज करते हैं? जो सिम्टम हमें आते हैं, हम छींकने लगते हैं, हमें आंसू आने लगते हैं, हमारे नाक से पानी आने लगता है, हमारी आंखें रेड हो जाती हैं, तो ये सिम्टम किसकी वजह से होता है? ये भी लिख लीजिएगा। सिम्टम होता है हिस्टामिन, ठीक है, लिख लीजिएगा हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन सेरोटोनिन की वजह से, सेरोटोनिन। और ये सब किससे रिलीज होता है? मास्ट सेल से। मास्ट सेल, हिस्टामिन, हिपैरिन और सेरोटोनिन, ठीक। ये हिपैरिन नहीं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। तो एलर्जी में, एलर्जी के दौरान कौन सा जो हमारा सेल है एक्टिवेट होता है? मास्ट सेल, ठीक है, मास्ट सेल, बी सेल और इस्नोफिल। और किस सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस रिलीज होता है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन। कौन सी एंटीबॉडी का रोल है? IgE। अब चलिए देखिए, एलर्जी का सिम्टम अगर कम करना है तुरंत से क्या करना पड़ेगा? हमें एंटी हिस्टामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। क्या करते हैं? कभी कभी देखिए बहुत तेजी से एलर्जी हो जाता है तो हम जाते हैं इंजेक्शन लगवाते हैं, एंटी हिस्टामिन और स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन लगवाया जाता है। तो ये इसका क्योर हो गया। क्या हो गया? इसका क्योर हो गया। इतनी बात आप समझ लीजिए। मिटाऊं? चले आगे। तो ये सब मैंने पूरा लिखा हुआ है, जब आपको नोट मिलेगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए कभी कभी आपसे क्या पूछा, देखिए यहाँ पे एंटी हिस्टामिन, एड्रीनलिन और स्टेरॉइड का क्विकली इंट्रोड्यूस करके सिम्टम को कम किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए एलर्जी एक्चुअली दो तरीके का होता है, एक तो सिस्टमैटिक मतलब होल बॉडी, और एक लोकलाइज्ड। ध्यान से समझिए,
एक तो होल बॉडी एलर्जी हो जाती है, कभी कभी हम देखते हैं ना चकत्ते चकत्ते पूरी बॉडी पे पड़ जाता है, तो आप कहते हो एलर्जी हो गया। एक लोकलाइज्ड होता है, किसी पर्टिकुलर जगह पे होता है, जैसे केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम का हुआ, केवल डाइजेस्टिव सिस्टम का हुआ, केवल कहीं एक लोकलाइज्ड होता है। तो होल बॉडी में, होल बॉडी को हम लोग कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, होल बॉडी एलर्जी को कहते हैं सिस्टमिक। और इसका एग्जाम्पल है एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक का मतलब ये होता है सम टाइम एनी एलर्जन मे कॉज सडन वायलेंट एंड फीटल। कोई ऐसी एलर्जन कि मतलब हमारी बॉडी पूरी की पूरी बॉडी में एलर्जी कॉज हो जाता है, और कभी कभी डेथ भी हो जाती है। जैसे कभी मधुमक्खियाँ कुछ ऐसे कीड़े होते हैं, काट लें तो उनका जो डंस होता है ना, बहुत खतरनाक होता है, हमारी होल बॉडी में अचानक से डेथ हो जाती है, उसको कहते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं। कभी कभी पेनिसिलिन का इंजेक्शन अगर लगा दिया जाता है, तो पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन एक फंजाई है, पेनिसिलियम नोटेटम, उसी का इंजेक्शन लगाया जाता है हमें, और हमारा वो इंजेक्शन हमारी बॉडी में क्या कर देता है, रिएक्शन कर देता है, और हमारी डेथ हो जाती है। जैसे आपने कहा कोविड का इंजेक्शन लगाया, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, कोविड का इंजेक्शन लगाया मतलब कोरोना वायरस ही डाल रहे हैं बॉडी में, तो क्या हुआ, अचानक से उनकी बॉडी में होल बॉडी रेस्पॉन्स हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ये एक तरीके का एनाफाइलेक्टिक शॉक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, बी बाइट, मतलब मधुमक्खी वगैरह किसी को काट ली, और बी स्टिंग हो गया, पेनिसिलिन का इंजेक्शन हो गया। लोकलाइज्ड का मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में एलर्जी हो, जैसे हे फीवर, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, जैसे एलर्जी ऑफ अपर रेस्पिरेटरी, केवल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नाक में ऐसे से होता है। सिम्टम वाटरी आइज, आंख से पानी आना, कंजस्टेड नेजल, नाक बहना, ठीक है, कफिंग, ये सब है। और किसकी वजह से होता है ये, पॉलन ग्रेन की वजह से होता है। हे फीवर पढ़ा चुकी हूँ मैं, पॉलन ग्रेन की वजह से होता है। किसके पॉलन ग्रेन, हमने कहा पार्थेनियम वगैरह आ गया, इसको हम हे फीवर कहते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा है अस्थमा। अस्थमा भी हमारे रेस्पिरेटरी, फूड एलर्जी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की एलर्जी है। अब ये सब हो गया एलर्जी, ठीक है। अब चलिए, एलर्जी खत्म। अब एक टर्म है ऑटो इम्यून डिजीज, ये भी देख लीजिए, ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है हमारी बॉडी की कोशिकाएं, हमारी इम्यूनिटी हमारी ही सेल को मारना शुरू कर दे भैया। अब जबकि जनरली हमारी इम्यूनिटी दूसरे फॉरेन एजेंट को मारती है, लेकिन कभी हमारी ही बॉडी की इम्यूनिटी अपनी ही बॉडी की सेल को मारना शुरू कर दे, इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून, खुद की इम्यूनिटी खुद ही को मार रही है। घर का भेदी लंका डावे, जानते हैं ना, वही हालत है। मतलब खुद ही ने, हम ही ने तुमको रखा हुआ है, हम ही को मारना शुरू कर दिए तुम, वही है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसके कुछ नाम लिख लीजिए, जैसे एक है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज क्या होता है, एक ये हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड ग्लैंड का हाइपरथायरॉयडिज्म भी कहते हैं इसको, थायराइड ग्लैंड का एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है। एक आपने नाम सुना होगा होशीमोटो डिजीज। होशीमोटो डिजीज भी थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म में आता है। हाइपोथायरॉयड मतलब थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन कम होता है तब, ठीक। एक होता है टाइप फर्स्ट डायबिटीज ऑटोइम्यून, माइस्थीनिया ग्रेविस, ये नर्वस सिस्टम और मसल, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का होता है, ठीक है। इसके अलावा रूमेटाइड आर्थराइटिस, एनसीईआरटी में दिया है रूमेटाइड आर्थराइटिस, लिख लेना आपको, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ज्वाइंट जो घुटने का ये होता है, ठीक है, दो ज्वाइंट के बीच में, घुटने के बीच में यहाँ पे फ्लूइड होता है, वो सूख जाता है तो घर्षण होने लगता है, उसी को कहते हैं गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक। गुड्स पास्चर डिजीज सब मैंने लिखा हुआ है। तो ये सब ऑटो इम्यून डिजीज। गुड्स पास्चर डिजीज आपके इसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जो नेफ्रॉन होता है किडनी का, पढ़ा होगा आप लोगों ने, यहाँ पे ग्लोमेरुलस होते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं गुड्स पास्चर डिजीज। तो ये सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ओके, खत्म कहानी। एक लास्ट चीज़ हम लोग जान जाते हैं, नहीं ये खत्म हो गया। एड्स और कैंसर है तो मैं कोशिश करूंगी कि अगर आपके उसमें है तो पढ़ा दूंगी, लेकिन अभी आज के लिए ये इम्यूनिटी तो पूरा ख़त्म हो चुका है। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, ये एक मैराथन क्लास हो चुकी है, इम्यूनिटी ख़त्म हो चुका है। आप चाहें तो इसे 1-1.5 घंटे में अच्छे से प्लेबैक स्पीड बढ़ा के पढ़ सकते हैं, ठीक। थैंक यू।